So hello Sabis, welcome back in another episode of The Villainous and the Hourglass. Hope so that you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's dive together in another episode of Madness. तो यस सभी एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पे फाइनली हमें एरिया का जो फादर है क्लोई वो दिखाया जाता है और वो बोलता है कि मैंने उसे क्यों छोड़ दिया, मैंने भी उसे उसी तरह अबंडन कर दिया जिस तरह मेरे फादर ने मुझे अबंडन किया था। और ये उस लड़की की पिक्चर, सॉरी एरिया की जो माँ है उसकी पिक्चर अपने हाथ में, उसका स्केच पकड़ा होता है हाथ में। और यहाँ पर फिर हमें एरिया की माँ को दिखाया जाता है जो मतलब कि अकाउंट के साथ खड़ी होती है। यहाँ पे अकाउंट जो है वो बोलता है कि वाकई लॉर्ड वीका आपसे काफ़ी वक्त बाद मुलाकात हुई। तो वीका बोलता है हाँ दरअसल मुझे भी आपसे आपकी तबीयत का सुन के बहुत अफसोस हुआ, उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक हो। तो वो बोलता है कि जेंटलमैन कौन है। तो वीका कहता है कि दरअसल ये उन्होंने कहा कि आपने एक दफ़ा इन पर कोई मेहरबानी की थी, इसलिए आपसे मिलने आना चाहते थे। तो जो आदमी आया था वीका के साथ वो करके अकाउंट को कहता है कि वाकई आप मुझे बहुत जल्दी भूल गए। तो अकाउंट कहता है हाँ मुझे माफ़ करना, दरअसल मैं आता जाता रहता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता मैं किस पे क्या एहसान करता हूँ। यहाँ पर जो अकाउंट की वाइफ है यानी कि एरिया की माँ वो बोलती है कि ओ तुम इतनी लोगों की मदद करते हो, मुझे तो तुम पे प्राउड फील हो रहा है अकाउंट। एक्चुअली मेरे ख्याल से मुझे लगता है हमारे बेटे यानी कि तुम्हारे बेटे को भी तुमसे कुछ सीखना चाहिए। तो यहाँ पे अकाउंट जो है वो थोड़ा सा नर्वस होकर अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ मुझे लगता है उस लड़के ने अकेडमी से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखी। उसके बाद वो वीका की तरफ मुड़ता है, कहता है मुझे भूल जाए, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं रहा कि आप लोग भी यहाँ पर हैं। तो वीका कहता है कोई बात नहीं, आप लोग आराम से अपनी बातें कर सकते हैं। इतने में बातचीत के दौरान ही जो वीका है उसके पेट से मतलब कि बगैर खाना खाए जो आवाज़ आती है ना गुड़-गुड़ की, वो आवाज़ आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो वीका है वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, दरअसल हम यहाँ पे इतनी जल्दबाज़ी में हैं कि मुझे टाइम का एहसास ही नहीं हुआ, हमें अब चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो एरिया की माँ है वो बोलती है कि क्यों नहीं आप यहाँ पे रुक जाएँ, हमारे साथ खाना खा के ही जाइएगा। तो वीका कहता है आपको पूछने के लिए शुक्रिया, वैसे वाक़ई हमें रुकना चाहिए। इधर जो वीका के साथ पर्सन आया था वो वीका से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लेडी से नहीं मिलना था। तो वीका कहता है हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, एक्चुअली जो लेडीशिप है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं और मैं उनको इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इन लोगों ने बताया वो अक्सर काउंट का ख़्याल रखने के लिए आती है, लेकिन वो शायद आज ना आए। तो ये बेहतर आइडिया होगा यहाँ पर रुक कर खाना खाने का, ताकि हम उनसे मिल सकें। यहाँ पर फिर जो एरिया है वो आ जाती है, कहती है ओह! मुझे पता नहीं था कि हमारे गेस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर जो एरिया है वो वीका को मतलब कि हेलो कहती है और वीका भी उसको हेलो करता है और कहता है काफ़ी वक़्त बाद मुलाकात हुई माय लेडी। वो जो पर्सन है वो एरिया को देखता है और यहाँ पर जो वीका है उससे एरिया पूछती है कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो वैसे? तो वीका बोलता है दरअसल मैं अकाउंट को स्पीडी रिकवरी को विश करने आया हूँ। तो जो फिर आगे वीका बताता है कि दरअसल उसके बाद काउंटर्स ने मुझे खाने के लिए पूछा तो मैं रुक गया। तो यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है वाक़ई तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पे रुक गए। और दिल में सोच रही होती है कि दरअसल मैं जो जानना चाहती हूँ वो ये है कि तुम यहाँ पर आए क्यों? मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसे मैंने आज तक से बस सिर्फ़ अंडरग्राउंड मीटिंग्स में देखा था, जहाँ पर एशियन मौजूद था, यानी क्राउन प्रिंस की अंडरग्राउंड मीटिंग में देखा था, वो यहाँ पर इस घर में कर क्या रहा है? और यहाँ पर अभी ये जब सोच ही रही होती है एरिया कि वो किस इरादे से यहाँ पर आया, तो वो पर्सन जो है वो एरिया को बहुत वियर्ड वे में घूर रहा होता है। वो कहती है, वो पर्सन कहता है कि वाक़ई ये लड़की बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। अगर इसके बाल थोड़े छोटे होते और कंधे जो हैं वो बड़े होते तो यकीनन इसको क्लोई से मतलब कि कोई भी समझ सकता था इसे क्लोई कि बिल्कुल मतलब कि उस लड़के मेरे बेटे की तरह है। और इसकी आँखें मतलब कि इसकी आँखों की रंगत ये साफ दिखाती है कि इसके अंदर क्लोई की जीन्स है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन जो है वो एरिया को इतने वियर्ड तरीके से स्टेयर कर रहा होता है कि एरिया घबराहट में ही आखिरकार पूछ ही लेती है कि ये पर्सन है कौन। तो यहाँ पर जो वीका है वो बताता है कि लेडी आप डिस्टर्ब मत हो, आप तो जानती हैं आप इतनी खूबसूरत हैं कि पहली दफ़ा कोई भी आपको देखे तो अपनी नज़र आपसे हटा ही ना पाए, तो प्लीज़ इसे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। तो एरिया कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ। और वो अपना सर भी हिला रही होती है और साथ में जो वीका होता है वो बताता है कि दरअसल ये जो है वो काउंट से मिलने आया है। तो वो बस काउंट को मेरी तरह ही वेल विश करना है, मतलब कि उनको अच्छी-अच्छी विशेस देने आया है। तो एरिया दिल में सोचती है कि ठीक है मतलब कि सही है तुम अच्छे पर्सन हो, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मुझे ऑकवर्ड फ़ील हो रहा है। यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है कि मुझे यकीन है ये किसी न किसी वजह से यहाँ पर आया है और ये है कौन, मतलब कि इनके इरादे हैं क्या? आखिरकार हमें रात का वक़्त दिखाया जाता है और कोई एशर को बुलाता है और कहता है लॉर्ड एस्ट्रॉप। तो एशर कहता है क्या? अब कौन है यहाँ पर? और सामने होता है वीका, तो वो बोलता है एशर कि वाक़ई मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं काफ़ी वक़्त से सोया नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे सोने दो और जो भी काम है हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो वीका है वो कहता है प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाएँ, मेरे पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं किसी को लाया हूँ आपके साथ। तो ऐशर जो है वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है क्या वाक़ई यहाँ पर एरिया को तुम साथ लाए हो? तो जो वो है वीका है वो वियर्ड सा मुँह बना के कहता है नहीं, लीडरशिप इस वक़्त यहाँ पर क्या करेंगी? वो भी तो बिज़ी स्केड्यूल में, बेशक उनके पास बहुत सारे काम हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनको अपने साथ लाया हूँ। तो आयशर जो है वो उसकी आगे बात सुनने से पहले उसके मुँह पे गेट बंद करके जाने वाला होता है। वो कहता है कि ठीक है फिर तुमसे कल मिलूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। इतने में ही उसके गेट के आगे कोई अपनी स्टिक रख के रोकता है और कहता है ओह कम ऑन अब बस करो आयशर, मैं मार्कस पियास हूँ, मतलब कि वही पर्सन ये आयशर से भी मिलने आया था। आयशर कहता है ओह मार्कस आप यहाँ पर, मतलब कि इसका क्या मतलब यही हो सकता है? चलिए हम लोगों को कहीं और जाके बात करनी चाहिए। और फिर आगे हमें एक मतलब कि चाय का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मार्कस है वो
ऐशर से पूछता है कि आपको इसके बारे में पता कैसे चला, इस मामले के बारे में, इसके बारे में तो सिर्फ मुझे और रोहान को पता था। तो यहाँ पे ऐशर कहता है इसके बारे में मुझे नहीं, फ्रे को पता चला। तो मार्कस बोलता है फ्रे वही वही ना जो जिस फैमिली ने मेरी वाइफ को फोर्सिबली यहाँ पर लाया था, मतलब कि ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर जो ऐशर है वो कहता है हाँ ये उसी फैमिली की बड़ी बेटी है फ्रे फ्रांस, और वो जो है वो मतलब कि आपकी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती है, कि आपका उससे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो आप ऑब्वियसली इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे जो मार्कस होता है वो बोलते हैं कि वो वैसे कर कैसा रही है, और दिल में कहता है कि दरअसल ये मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी फैमिली को ऐसे बर्बाद कर दिया और इस तरह टुकड़ों में बांट दिया, ये सब मेरा कसूर है, मुझे उसके बारे में पूछने का कोई हक नहीं। तो यहाँ पर जो ऐशर होता है वो बोलता है दरअसल वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है एक जज के तौर पर। तो यहाँ पर जो मार्कस है वो बोलता है कि वो मैं देख सकता हूँ, मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर जो जो ऐशर है वो उसको बताता है मार्कस को, क्योंकि फ्रेज जो थी वो फर्स्ट लड़की थी जिसने आर्या को देखा, तो उसे लगा कि उसने अपने बड़े भाई को देखा है, इसलिए उसने अपने कपड़े उसे पहना के देखे। उसके बाद से मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी, और एट द एंड ऑफ द रिसर्च मुझे आप और आपके बेटा मिला। आफ्टर ऑल मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम तो मिली आपके बेटे और आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि उनकी मतलब कि पहचान जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब हुई है। मतलब यहाँ पे क्लोई की बात हो रही है, और इसके बारे में यहाँ पे प्यास बताता है कि दरअसल ये मेरी ही वजह से है, मैंने ही उसकी पहचान को इस तरह छुपाया कि कोई उसे ढूंढ ना पाए। खैर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर जो वो है मार्कस है वो बोलता है कि फ्रे और जो क्लोई और जो एप्पल है वो सिर्फ एक ही दफ़ा मिले थे, उसके बावजूद वो आज तक एप्पल के लिए तड़पता है। यहाँ पे ऐशर बोलता है एप्पल अभी ये कौन है। फिर वीका जो है वो ऐश्वर्या को बताता है कि जो एप्पल है वो और कोई नहीं एरिया की माँ है। जब वो ब्रॉथल में काम करती थी तो उसका नाम ये था वहाँ पर। और इसके आगे जो मार्कस है वो बताता है कि जो क्लोई था वो मतलब कि बहुत ज़्यादा जैसे बहुत दिल वाले मतलब कि जो बच्चे बहुत हसास होते हैं और उनको छोटी सी बात जो है वो दिल पे ले लेते हैं, वैसा बच्चा था। और जो वॉयलेट थी यानी कि मार्कस की बीवी जो थी, उसको मतलब मालूम जब हो गया कि जो वो है क्लोई जो है वो मेरा बेटा है, मतलब कि आप लोगों को शायद पता हो बैक स्टोरी अगर आप लोगों ने देखी हुई है। तो दरअसल मार्कस की जो वाइफ थी उसे ज़बरदस्ती इस एम्पायर में लाया गया था, और उसके बाद उसकी शादी किसी और पर्सन से करवा दी गई थी जिसकी बेटी है फ्रे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो मार्कस की वाइफ थी, सॉरी, लेकिन उससे पहले जो वायलेट थी यानी कि मार्कस की वाइफ, उसका एक और बेटा था जो था क्लोई। ठीक है, अब क्लोई को ये बात नहीं पता थी कि उसका बाप जो है वो कोई और है। तो जब उसे पता चला कि उसका बाप कोई और है, तो वो यहाँ पर मतलब गलियों में चला गया, और इधर उधर जब वो भटक रहा था तो लोगों को पता चला कि मतलब कि कोई नोबल का बेटा है। तो वो उसको ब्रॉथल ले गया, और ब्रॉथल में वो फर्स्ट टाइम उसकी माँ यानी कि आर्या की माँ से मिला, जिसका नाम उस वक्त एप्पल था। और यहाँ पर जो एप्पल है उसने जो क्लोई है उसे कंसोल किया और उसे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम अपने आप से पहचाने जाते हो, तुम्हारी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, तो तुम इस बात से डिप्रेशन में मत जाओ। और यहाँ पर जो क्लोई है उसके बाद उसको फादर ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ से बुला लिया, और क्लोई ने वहाँ पर एप्पल से वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो मिलने नहीं आया। और यहाँ पर जो वो मार्कस है वो आगे बताता है कि मैंने वहाँ पर किसी को भेजा और वो उसको वापस ले आया, और उसके बाद से मैंने उसको कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन अफ़सोस जो एरिया की माँ है और क्या कहते हैं जो उसकी वो वायलेट है, वो लोग चले गए, मतलब कि कहाँ गायब हुए मुझे कुछ पता नहीं, मैंने बहुत ढूँढा। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि अब उसकी एक बेटी है, मैं जब उसे वापस लेके जाऊँगा क्लोई के पास, तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। यहाँ पे जब ये बात सुनता है ऐशर कि वो उसको वापस ले जाना चाहता है, तो वीका के मुँह से तो चाय ही निकल आती है, और ऐशर कहता है क्या आप उसको वापस लेके कैसे जा सकते हैं? मतलब कि उसका यहाँ पर सब कुछ सेटल है, आप उसको लेके नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो मार्कस है वो दिल में कहता है कि वीका ने मुझे बताया कि यहाँ पर एम्पायर में उसका स्टेटस बिल्कुल अच्छा नहीं है, लोग उसके बारे में गलत अफ़वाहें हैं, लोग उसका अच्छा ख़्याल नहीं रखते, तो बेहतर यही होगा मैं उसको अपने साथ ही रखूँ। फिर आगे मार्कस प्रयास कहता है क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं उसको अपने साथ ले जाऊँ और फिर उसे नेक्स्ट फैमिली हेड बनाऊँ, और फिर उसको वो सब ट्रीटमेंट मिलेंगी जो वो डिज़र्व करती है। और वो ये सब बातें बगैर किसी शर्मिंदगी के कह रहा था। बेशक एरियस को अपने बाप के प्यार से महरूम होना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इस मार्कस की वजह से। ये उसको ना दूर ले जाता, ना उसकी पहचान ख़त्म करता, ना ही एरिया अपने फादर से जुदा होती। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद कि इंसान रीटो की तरह अपनी बात कह रहा होता है, और यहाँ पे ऐशर बेचारा भी कुछ कह नहीं पाता, और वो कहता है ठीक है आपकी बात ठीक है, मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा अगर हम ये चीज़ें जो हैं फैसला करने का हक जो है वो एरिया पे ही छोड़ दें, क्या ये ठीक नहीं है? तो जो ब्यास है मार्कस वो सर हिलाता है। यहाँ पर जो पीका है वो कहता है मुझे तो ये सब बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है, वाक़ई आज चाय पीने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। ख़ैर आगे हमें यहाँ पर मतलब कि एरिया को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, तुमने क्या कहा? अगर मेरा बायोलॉजिकल फ़ादर आ जाए अचानक तो मैं क्या करूँगी? ऐशर मुझे ये मत कहना, तुम ये बस ये सवाल पूछने के लिए मुझे आज सुबह मिलने आए। और फिर वो बोलती है कि वाक़ई तुम्हारे आज आने की वज़ह से हमने बहुत हेक्टिक रूटीन झेली। मतलब यहाँ पे हमें एनी को और जेसी को दिखाया जा रहा होता है जो जल्दी-जल्दी उसको तैयार कर रही होती है।
एक बोलती है कि लेडी आपकी ज्वेलरीज कहाँ हैं, और एक बोलती है लेडी आपके बाल अब तक क्यों नहीं बन रहे। और इतने में उसके पीछे उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो कहती है कि वाकई आप क्यों आए प्रिंस, आपकी वजह से हमें इतना प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ऐशर है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें याद कर रहा था, इसी में तुम्हें मिलने आ गया। और इस वक्त मैं मुसलसल यही सोच रहा था कि तब क्या अगर कोई पर्सन अचानक से आया तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को देखकर और कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो तुम क्या करोगी? तब तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाऊँगा। ऑफ़ कोर्स तुम एडल्ट हो चुकी हो, मैं तुम्हें किसी काम के लिए रोक नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा था मैं तब क्या करूँगा? तो यहाँ पे आर्या कहती है, मतलब दिल में सोचती है कि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा थक गया है। और यहाँ पर जो अशर है वो कहता है कि ये बातें सोचकर मुझे और भी ज़्यादा तुम्हारी याद आने लगी, इसी में फ़ौरन ही यहाँ पर आ गया। तो आर्या कहती है वाक़ई ये क्यूट है और तुम्हारा शुक्रिया इतना कुछ सोचने के लिए मेरे लिए। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारे सवाल की बात है, दरअसल मैं हरगिज़ अपने फ़ादर के पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब वो हरगिज़ मेरे पास नहीं थे। और दिल में कहती है कि जब तक कि मैं मर भी गई तब भी वो नहीं सामने आए, मतलब कि मुझे मौत से गुज़रना पड़ा उनकी वजह से। यहाँ पर जो ऐशर है वो आर्या से पूछता है क्या तुम तब भी नहीं जाओगी अगर तुम्हें पता चले वो मतलब मजबूर थे तुम्हें ना देखने के लिए, मतलब हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। तो आर्या कहती है अगर ऐसा हुआ भी तो तब भी मैं कैसे जा सकती हूँ, जबकि मुझे मालूम है तुम मेरे जाने से इतना उदास हो जाओगे। मैं हरगिज़ कुछ ऐसा नहीं करूँगी प्रिंस ऐशर जिससे तुम्हें इतने उदास होना पड़े। और वाक़ई मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, मुझे वाक़ई ब्रेकफ़ास्ट का बहुत इंतज़ार है। तो यहाँ पर जो ऐशर है वो कहता है आपकी इतनी काइंड बातों को सुनने के बाद तो मैं आपको बहुत अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करवाने वाला हूँ, हमें जल्दी चलना चाहिए। और उसके बाद हमें यहाँ पर ऐशर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मार्कस पियास आपने सुना ना, मुझे तो आपकी नहीं मतलब कि वाक़ई कितनी बुरी बात थी। अरे ने ऐसे ही मुँह पर आपको मना कर दिया, मतलब वो उसको सिंपैथी शो करना चाह रहा होता है, जबकि उसका चेहरा मतलब बिल्कुल ब्राइट होता है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मार्कस के लिए उदास है। ख़ैर यहाँ पर जो वो बोलता है मार्कस को कि आप मुझे लगता है आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तो मार्कस कहता है हाँ, मुझे लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता। आफ्टर ऑल मुझे उसकी जो डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपसे एक फ़ेवर माँगी थी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे जो लेडी है काउंटेस उनसे बात करनी है। तो ऐशर कहता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं फ़ौरन ही आपकी बात उनसे करवा दूँगा। और यहाँ पर हमें हैरी की माँ की पाँवों को दिखाया जाता है जो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपने क्या कहा कि विला के साथ प्रॉब्लम है, और वही कहते हुए गेट के अंदर फ़ौरन आती है और वो कहती है कि योर हाइनेस आप यहाँ पर हैं। तो जो ऐशर होता है वो बोलता है कि हेलो काउंटेस, मैंने आपको बुलाया ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। दरअसल मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बारे में बात करनी है। और फिर हमें आर्या की माँ को दिखाया जाता है जो कंफर्टेबली बैठकर चाय पी रही होती है और कहती है कि तो फिर लॉर्ड ऐशर दरअसल आपका विला से मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो ऐशर बोलता है नहीं, दरअसल विला उसका तो इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने देखा आप आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी उसके साथ, तो मुझे लगा ये बेहतरीन मौका होगा आपसे मुलाकात के लिए। तो यहाँ पर जो आर्या की माँ है वो बोलती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही बदसलूकी कर दी। और दिल में सोचती है कि दरअसल मैं परेशान हो गई थी। एक्चुअली जितना भी अकाउंट का फंड है वो हमने उसी विला में छुपाया हुआ है। मुझे लगा हम रंगे हाथों पकड़े जाने वाले हैं। शुक्र है उसने मुझे कैफ़े पे बुलाया था, ना कि उस विला में। यहाँ पर जो आर्या की माँ होती है वो मार्कस की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि बाय द वे ये पर्सन कौन है? तो मार्कस बोलता है कि एक मिनट मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दें। दरअसल मैं क्लोई का फादर हूँ। और ये कहते ही जब उसने ये बात कही तो आर्या की जो माँ है वो अपने मुँह से कप को हटाती है। फिर आर्या की जो माँ होती है वो कहती है कौन? मैं किसी पर्सन को नहीं जानती इस नाम के से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो मार्कस होता है वो कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम मुझसे 17 साल पहले मिली थी, तुम मुझसे भूल चुकी होगी। तो यहाँ पर जो आर्या है की माँ होती है वो कहती है आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप मेरे पास के ज़रिए मुझे डराना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ऐशर है वो बोलता है लेडी आप उनकी बात सुन तो लीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते। तो मार्कस बोलता है मैं मतलब कि मैं बस ये बताना चाहता था कि मुझे लगता है क्लोई जो है वो आर्या का फादर है शायद। तो यहाँ पर जो क्लोई की माँ होती है यानी कि काउंटेस वो बोलती है तो क्या मतलब तुम मेरे पीछे नहीं आए, तुम मेरी बेटी आर्या के पीछे आए हो। तुम चाहते क्या हो? क्योंकि सिर्फ वो एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी है तुम उसको कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कलर और उसकी आंखों का कलर उसके बालों का कलर क्लोई से मिलता है। तो यहाँ पर जो प्यास है वो बोलता है तो माय लेडी आप जानती हैं मेरे बेटे को। और यहाँ पर जो आर्या की माँ है वो आगे कुछ कह नहीं पाती और कहती है हाँ मुझे याद है जब उसने कहा था कि मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा और उसने मुझसे वादा किया था, बस इसीलिए मैंने आर्या को पैदा किया और उसका इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। आफ्टर ऑल हर नोबल पर्सन यही तो करता है। ऑब्वियसली वो भी उसी तुम लोग की तरह ही था, लेकिन मुझे इसका ज़्यादा अफसोस नहीं। तो यहाँ पर जो ऐशर है वो कहता है माय लेडी मुझे बात को ज़रा एक्सप्लेन करने दीजिए। ऐसे जो है वो माहौल को थोड़ा मतलब ये काम करते हुए कहता है कि तरह ये जो है मार्कस पियास हैं और एक दरअसल इन्होंने बताया मुझे कि इनका बेटा आपको काफ़ी सालों से ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर अरे की माँ कहती है क्या वाकई वो मुझे ढूंढ रहा है? तो यहाँ पर पियास कहता है मुझे माफ़ करना, दरअसल ये मेरे गलत इंट्रोडक्शन की वजह से हुआ, मुझे मेरी बात को सही से समझाना चाहिए था। जब से मेरे बेटा आपको छोड़ के गया है एक्चुअली मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल हो गया। जब से हमारी एम्पायर जो है वो बढ़ती ही जा रही है, लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बस बताना चाहता था कि आपकी बेटी जो है मुझे लगता है मेरे बेटे की भी बेटी है। दरअसल मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आर्या को आप लोगों से दूर कर दूँ, हरगिज़ नहीं। तो यहाँ पर जो आर्या की माँ है वो उसकी तरफ हाथ करते हुए कहती है कि एक मिनट रुकना,
मतलब कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? कह रही है कि जो वेन्स है उनके अंदर तुम्हारे बेटे का खून भी है, मतलब कि नोबल्स का ब्लड। वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब लोली ब्लड की पैदाइश नहीं है, मतलब कि उसके रगों में एक नोबल का ब्लड भी है। लेकिन तुम ये बात सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या लुक्स की बेस पे बोल रहे हो? वाकई मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लुक की बेस पे तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका? तो मार्कस कहता है कि मुझे लगता है इसका वैसे एक तरीका तो है जानने का। और फिर हमें अगले ही पल दिखाया जाता है रात का वक्त, और यहाँ पर जो आर्या है वो चांद को देख रही होती है। इतने में ही सामने आ जाता है ऐशर, और आर्या बोलती है कि लॉर्ड ऐशर, आजकल आप मुझे चौंकाने में कोई कमी नहीं छोड़े। तो ऐशर कहता है मुझे माफ़ करना, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए। वैसे मुझे देखकर खुशी हुई कि आप अब तक जाग रही हो। यहाँ पर आर्या कहती है कि मैं यहाँ पे खड़ी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो आएगा, और वो वाकई आ भी गया। और फिर यहाँ पर मैशर को दिखाया जाता है जो दिल में सोच रहा होता है कि वाकई अगर एरिया की बॉडी में थोड़ा भी वायलेट का ब्लड होगा, वायलेट वही जो मार्कस की वाइफ है, तो जो हॉली वाटर है यकीनन ये उसी की वजह से है। मतलब कि ये इसका जो एरिया है उसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो हॉली वाटर से ज़रूर है। यहाँ पर जो ऐशर है वो एरिया से कहता है कि दरअसल मैं आपको बाहर ले जाने के लिए आया था। तो एरिया कहती है ओ वाकई बाहर बहुत ठंड है, 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं जाकर शॉल ले आती हूँ। तो ऐशर कहता है नहीं, हम जहाँ जा रहे हैं वो इंपीरियल पैलेस के अंदर जगह है और वहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती, तो हम ऐसे भी चल सकते हैं। और उसके बाद वो उसे पकड़ते हैं और चुटकी बजाती है वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं। ये एक पॉन्ड होता है, मतलब कि पॉन्ड के किनारे ये लोग पहुँचे होते हैं और ये बहुत खूबसूरत दिख रहा होता है। यहाँ पे जो एरिया है वो बोलती है कि जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा मतलब कि सीनरी जो है बहुत ज़्यादा प्यारी दिख रही है। यहाँ पर जो ऐशर है वो बोलता है कि लेजेंड जो है वो कहते हैं ये पॉन्ड जो है एम्परर के यहाँ पे मरने से बना था, और इसके अंदर होली वाटर है, और ये इस वाटर को जो भी छूता है उसकी जितनी भी परेशानी होती है वो ख़त्म हो जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा लक मिलता है। आप क्यों नहीं इस पानी को छूती हैं लेडी एरिया? और फिर एरिया जो है वो कहती है कि वाकई मुझे इस पानी को छूना चाहिए। तो ऐशर बोलता है हाँ बिल्कुल आपको इस पानी को छूना चाहिए। तो एरिया दिल में सोचती है कि वैसे तो ये होली वाटर है, मुझे उम्मीद है कि ये मुझ जैसे किसी लोली ब्लड के छूने से गंदा ना हो। और ये कहते हुए वो अपना हाथ जो है पानी के अंदर डालती है, और ऐशर देखता है कि वाकई जो वाटर है वो उसे रेजिस्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, मगर फिर भी इसने मेरे हाथ को चोट नहीं पहुँचाई। वाकई ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं समझ सकती हूँ लोग इसे होली वाटर क्यों कहते हैं। यहाँ पर जो ऐशर है वो कहता है कि लीडरशिप ने उस वाटर को हाथ में उठा लिया, क्या इसका मतलब यही है? और उसके बाद एरिया जो है वो लॉर्ड ऐशर को बुलाती है और ऐशर कहता है हाँ वाक़ई इसने आपको रिफ्यूज़ नहीं किया, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं थोड़ा-सा मतलब कि अपने ख़्याल में खो चुका था। तो ये कहती है, क्या कुछ मेरे हाथ में है? तुम इसे देखे जा रहे हो? तो अजय कहता है नहीं, दरअसल जब आपने अपने हाथ में उस पानी को भरा था तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो अरे कहती है ओह! फिर से तो मेरी तारीफ़ करने लगे। अरे दिल में कहती है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे इस तरह की हरकतें करते हुए नोटिस किया था, मतलब कि जब उसने मेरे बायोलॉजिकल फ़ादर के बारे में पूछा था, मुझे लगा था ये इसकी थकावट की नहीं वो की वजह से है। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अरे कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि जो होली वाटर है वो किसी को लक देता है, तो ऐशर कहता है हाँ, बिल्कुल देता है। लेकिन आपको लक की क्या ज़रूरत है? आपके लिए मैं हूँ ना, मैं आपके लिए हर वक़्त आपकी खुशी के लिए दुआ करता हूँ। तो ये कहती है तो फिर तो मुझे होली वाटर को छूने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम तो हो मेरे लिए, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ख़ैर उसके बाद ये जो है वापस से उसी रूफ पर आ जाते हैं और वो कहती है कि मैंने मतलब कि दिल में कहती है कि मैंने सोचा है कि मैं उस पे ट्रस्ट करूँगी तब तक के लिए जब तक वो मुझे पता नहीं देता कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिर आर्या जो है वो अर्शद को थैंक यू कहती है कि शुक्रिया मुझे इतनी खूबसूरत जगह ले जाने के लिए, अब मैं अंदर चलती हूँ। और यहाँ पर जो आर्या है वो कहती है बेशक वो मुझे काफ़ी इंतज़ार करवाए, और मैं देख सकती हूँ कि वो मतलब कि ना चाहते हुए भी मेरे हाथ को देख रहा था। लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा है कि मैं इंतज़ार करूँगी जब तक कि वो मुझे खुद नहीं बता देता कि प्रॉब्लम है क्या आखिर। यहाँ पर जो एरिया है वो अपने हाथ को देखते हुए कहती है वैसे ये रिंग उसने मुझे कहा था कि जो रिंग है ये इंपीरियल फैमिली की ही मतलब कि उनकी जो विरासत है उससे चली आ रही है, तो उसने ये रिंग मुझे क्यों दी? क्या ये रिंग इसलिए हो सकती है कि ये डिफरेंट पावर्स वाले इंपीरियल फैमिलीज़ को मुख्तलिफ तौर पर मतलब कि उनको निशानदेही करवा सके? क्या ये इसके लिए मुमकिन है? और वही कहते हुए आर्ट ग्लास की तरफ बढ़ती है और आर्ट ग्लास को उठाकर जैसे ही फ्लिप करती है तो उसकी रिंग वो चमकती है और वो कहती है वाक़ई मेरी अंगूठी चमकी। अब मैं समझ सकती हूँ आयशा क्यों मेरे हाथ को घू रहा था कि इसका मतलब ये हो सकता है उसे तब से सब कुछ पता चल गया था और वो मुझे जानबूझकर उस दरिया के किनारे लेके गया था। इसका मतलब उसे सब कुछ मेरे बारे में मालूम हो चुका है और वो सोच रहा है कि मैं चीज़ें जो हूँ किसी वजह से छुपा रही हूँ। मुझे लगता है मुझे उसको अब सब कुछ बता देना चाहिए। मैं उसको हर चीज़ बता दूँगी, यहाँ तक कि ये भी कि मैं उससे बड़ी हूँ। मैं उसे हर से छोटी से छोटी चीज़ बता देने वाली हूँ। फिर अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें यहाँ पे आर्या को दिखाया जाता है जो कैन से कहती है मैं तुमसे अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में बात करने आई हूँ। तो कैन कहता है क्या मतलब तुम और भी लोगों को इनवाइट करना चाहती हो? तो आर्या कहती है हाँ मैं और लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे जो अभी मैनर पे रुके हुए गेस्ट हैं उनका नाम शामिल करना भूल गई थी। तो कैन कहता है क्या बस इतना ही? तुम्हें बस यही बात करनी थी? तो कहती है हाँ बस इतना ही। तो कैन कहता है ठीक है मैं बटले से कह दूंगा वो इसको मैं मतलब कि लिस्ट में उनके नाम ऐड कर देगा। और दिल में सोचता है कि वाकई
मतलब कि पहले ये सब काम जब उसको करने होते थे तो वो मेरे तक ये बातें जो है सर्वेंट के ज़रिए पहुँचाती थी, मगर वो अब खुद आई है। मुझे लगता है इसको भी एहसास हो ही गया है कि इस हाउस का मतलब कि इस वक़्त डिप्यूटी जो काउंट हूँ वो मैं ही हूँ। तो उसे हर चीज़ के लिए इस घर की एक सिंगल पैनी खर्च करने के लिए भी मुझे इजाज़त की ज़रूरत है। और यहाँ पे आर्या कहती है, मुझे यकीन है तुम इस वक़्त दिल में यही सोच रहे हो, तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। पहले तुमने मेरा सर उड़ाया था अपनी पावर का इस्तेमाल करने के, लेकिन अब तुम्हारे ख़ानदान के पास जितनी पावर बची है, उसके लिहाज़ से तुम सिर्फ़ मेरे पपेट बनने के काबिल हो। फिर हमें उस वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन आर्या की बर्थडे थी और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पर जो एनी होती है वो कहती है कि सब देखो आर्या कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सब कह रहे थे वाह वाक़ई ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे जो आर्या है वो कहती है क्या वाक़ई मतलब कि ये कुछ ज़्यादा अजीब तो नहीं लग रहा? तो वो कहती है कि नहीं बिल्कुल दीदी नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। इतने में ही बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आर्या के पास आते हैं, कहते हैं कि लेडी आर्या आपको आपके बर्थडे की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली थी। और यहाँ पर जो आर्या है वो कहती है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग अपनी पढ़ाई के वक़्त में से मेरे लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, वाक़ई आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सब बोलते हैं नहीं लेडी आर्या आप अच्छी हैं, आपकी बदौलत ही हम इतनी अच्छी जगहों पर नौकरी हासिल कर पाए, जहाँ पर हमारा नौकरी पाने का सपना था। ये सब सिर्फ़ आपकी वजह से हुआ था। तो यहाँ पे जैसी शोएबा कहती है प्लीज़ जाने से पहले ये जो कुकीज़ बॉक्सेस हैं इनको अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा। आप लोग यहाँ पर आए हैं इसलिए आप लोग का रिटर्न गिफ्ट है। सारे लड़के कह रहे होते हैं और साथ में लड़कियाँ भी कि हम लोग काफ़ी भूख से बेकरार थे, वाक़ई लेडी हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा करती हैं। तो यहाँ पर जो एक पर्सन होता है जो कि गन चलाता है और बोलता है कि ये कैसी पार्टी है जिसमें कॉमनर्स आए हुए हैं, या वाक़ई भले से कोई गरीब जो है उसको जितने भी पैसे मिल जाएँ उसकी हरकतें गरीबों वाली ही रहती हैं। और ये बातें जो है वो आर्या सुन लेती है। यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बातें सुनते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें अब चलना चाहिए। हम आपकी शक्ल देख के ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए लेडी आर्या। लेकिन आर्या जो है उनके बराबर से गुज़रते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं जिनको मैंने अपनी पार्टी में इनवाइट भी नहीं किया था। ये पर्सन जो है, जो गंजा है, वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुमने ये बात किससे कही है? क्या तुमने वाक़ई हमें इनवाइट नहीं किया? ये बात जो है ये लड़की बोलती है कि तुमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? तो यहाँ पर जो टकला पर्सन होता है वो बोलता है कि वाक़ई जिसने इतने बेकार लोगों को इनवाइट किया होगा, वो मुझे इनवाइट क्यों ही करेगी? तो यहाँ पे सब बोल रहे थे वाक़ई ये लोग कौन है? ये क्यों ऐसे लेडी आर्या को उनकी बर्थडे के दिन परेशान कर रहे हैं? तो आर्या कहती है मैं देख सकती हूँ। आपने मेरे गेस्ट की बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे गेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी है, तो मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे भाई के गेस्ट होने के नाते मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप जाएँ उस जगह पर जहाँ जो कैन ने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कैन के गेस्ट हैं ना कि मेरे। तो ये पर्सन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं पहले भी वहीं जाने वाला था। आफ्टर ऑल कौन ही इस गार्डन पार्टी में रुकना चाहेगा इतनी ठंड में? वाक़ई ये सिर्फ़ कॉमनर के लिए ही अच्छा है। वाक़ई वो ये लोग यही डिज़र्व करते हैं कि वो गार्डन में रहें, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। ये कहते हैं वो आगे बढ़ता है, इतने में जैसी एनी जो है वो गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। और आर्या बोलती है कि अंदर का हिस्सा भी जो है वो मैंने अपनी पार्टी के लिए रिज़र्व किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे भी नहीं जा सकते। मेरे ख़्याल से आपको जाकर इस वक़्त मेरे भाई को ढूँढना चाहिए कि उसने अपना जो रिसेप्शन है उसे कहाँ प्रिपेयर किया है। तो जाइए उसे ढूँढिए। लेकिन आप मेरे भाई के दोस्त वो हैं मतलब मेहमान हैं, तो आपको उसको ढूँढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती मेरे भाई के मेहमान इतनी मशक्कत करें। और फिर चुटकी बजाती है और कहती है इसलिए आप लोग अपने-अपने कैरेज में जा सकते हैं, जो सिर्फ़ कुछ कदम दूरी पर है, और फिर जहाँ से आप आए हैं आप आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वो जो गंजा और उसके साथी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कितनी बदतमीज़ हो, मुझे यकीन है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से जो काउंट की रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है नहीं है वो चीख के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बकवास को करने की? आर्या दिल में कहती है कि काउंट की रेपुटेशन क्या ही ख़राब होगी, क्योंकि मैंने उसको कुछ छोड़ना ही नहीं है कि कुछ रिकवर हो सके। इतने में ही कुछ लोग जो पीछे खड़े होते हैं वो कहते हैं कि वाक़ई लेडी आर्या आप कितनी इनक्रेडिबल है, वाक़ई आपने बहुत अच्छे से उन्हें हैंडल किया, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आप ठीक तो हैं? मतलब उससे ऐसे ही सवालात पूछ रहे होते हैं। इतने में ही पीछे होती है सारा, वो बोलती है कि आर्या मैंने तुम्हारा इस तरह का रूप कभी पहले नहीं देखा था। और आर्या तो बहुत घबरा जाती है कि सारा पता क्या कहेगी, लेकिन सारा बहुत गुस्सा होती है और मतलब सॉरी बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, वाक़ई तुम हमेशा हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हो। और सारा की जो स्पार्कल होती है, मतलब कि ये वाहिद लड़की है जिसकी स्पार्कल आर्या से भी बर्दाश्त नहीं होती। और आर्या कहती है सारा तुम आ ही गई, तो सारा कहती है मुझे यकीन है तुम बड़ी होके बहुत अच्छी वुमन बनोगी और बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करोगी। तो आर्या कहती है मगर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 17 साल की हूँ। तो सारा कहती है तुम जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाओगी और एक अच्छी अडल्ट बनोगी। और उसके बाद यहाँ पर जो सारा और आर्या होती है वो कहती है कि वाक़ई ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है, मतलब मैं ये सब कर पाई हूँ। तो यहाँ पे सारा कहती है मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाई हूँ, और इस तोहफ़े के अंदर ग्लव्स होते हैं जिसके ऊपर ट्यूलिप्स बना होता है जो कि इंपीरियल फैमिली की स्टैम्प है, ओके। मैंने ये फ़ास्ट फॉरवर्ड में बता दिया। आगे यहाँ पर सारा कहती है कि मुझे माफ़ करना, ये जो गिफ्ट है मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था इसीलिए इसके ऊपर थोड़ी सिलवटें आ गई हैं। तो आर्या कहती है नहीं आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट गिफ्ट है, आप बहुत अच्छी हैं सारा। और सारे लोग जो हैं वो इनको देख रहे होते हैं। खैर यहाँ पे जो आर्या है वो कहती है शुक्र है आप मुझसे मिलने आए। खैर अब मुझे लगता है आपसे अगली मुलाकात तो आपकी शादी पे ही होगी। तो सारा कहती है हाँ, तुम आना ना बुके कैच करने के लिए। तो आर्या कहती है ऑफ कोर्स मैं ही तो आऊँगी बुके कैच करने के लिए। तो सारा कहती है फिर मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने भी जाना है।
और उसके बाद वो चली जाती है। यहाँ पर जो आर्या है वो कहती है कि वाक़ई मुझे यकीन है इन सब मतलब कि सारी जो जब नोबल फैमिलीज़ हैं वो गिर जाएँगी, सबसे जो रिच फैमिली होगी वो सारा की होगी और फिर मुझे यकीन है एम्पायर में कोई भी मुझसे पंगा लेने की सोच नहीं सकता। पीछे में यहाँ पे एनी और जेसी को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहे होते हैं और एनी बोलती है कि ये मुझे यकीन नहीं आता कि अब तक डिज़ाइनर्स आए क्यों नहीं? यकीनन वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। मुझे लगा था वो शाम तक तो आ ही जाएँगे, लेकिन अब तो मुझे लगा था दोपहर तक आ ही जाएँगे, लेकिन अब तो शाम होने वाली है, लेकिन वो आए नहीं। ये इसकी ये सब बातें सुन के जेसी तो डर ही जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा और हमें एरी को दिखाया जाता है जिसके इर्द-गिर्द अचानक से सन्नाटा छा जाता है और जेसी बोलती है कि दीदी आपको मेरे ख्याल से इंतज़ार के अकाउंट का हिज़ हाइनेस का इंतज़ार करना चाहिए। वो यकीनन मसरूफ़ होंगे, वो जल्दी आएँगे, आपको अपने गेस्ट को तब तक ही सर्व करना चाहिए और फिर वो एनी से बोलती है कि जाओ तुम जाके रेडी करें कुछ पीने को ले आओ। तो एनी कहती है उफ मुझे पता नहीं चला मैंने क्या कह दिया, मुझे माफ़ करना, मैं जाके अभी कुछ लेकर आती हूँ। यहाँ पर जो आर्या है वो दिल में कहती है कि वेल उसने मुझसे कहा तो था कि वो मसरूफ़ होगा, लेकिन मुझे लगा था कि वो शाम तक आ ही जाएगा। इतने में ही साथ-साथ हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। और आर्या भी उन्हें जवाब में शुक्रिया कह रही होती है और दिल में सोचती है कि उसकी वो बात है कि मुझे माफ़ करना मैं आ नहीं पाऊँगा, ये मुझे बार-बार बॉदर कर रही हैं। मैंने सोचा था मैं आज उससे जब मिलूँगी तो उसे सब कुछ बता ही दूँगी और हमें मतलब कि वो दिखाना तो नहीं चाह रही थी लोगों को मैं गुस्सा हूँ, लेकिन अनइंटेंशनली बट उसके इर्द-गिर्द से वो चीज़ें दिख रही होती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर यहाँ पर अचानक से शोर मचता है और कहते हैं सब कि यहाँ पे हो क्या रहा है? ये चीज़ क्या है? ये गैरेज किसका है? और कोई बोलता है कि गैरेज इम्पीरियल फैमिली का है, तो कोई पर्सन कहता है कि सिर्फ इम्पीरियल फैमिली का गैरेज नहीं है। यहाँ पर तो खुद क्राउन प्रिंस आए हुए हैं और उसके बाद हमें ऐश्वर्या को दिखाया जाता है जो गैरेज से उतरता है और कहता है कि माय लेडी मुझे माफ़ कीजिएगा इतना देर से आने के लिए। दरअसल मुझे समझ नहीं आया मैं आपके लिए गिफ्ट क्या लाऊँ? इसलिए मैंने जितनी भी चीज़ें मौजूद थी उनको तमाम तरह कैरेजेस में भरवा कर यहाँ पर ले आया। खैर वो कैरेजेस बहुत बड़े दिख रहे होते हैं, यकीनन इसमें बहुत सारा सामान होगा। यहाँ पे आर्या जो है वो कहती है कि आपको माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत परफेक्ट टाइमिंग पे आए और दिल में कह रही थी वाक़ई अगर ये 5 मिनट पहले ना अभी ये 5 मिनट बाद आता तो मेरे जो असल रंग है वो सब लोग देख चुके होते हैं। मेरा जो टेम्पर है वो बस लूज़ होने ही वाला था और खैर ये अच्छा है ये टाइम भी आ ही गया। उसके बाद आर्या जो है वो कहती है खैर अब मुझे जो काम करना है वो जल्द से जल्द इसको सब कुछ बताना है। किसी पे इस तरह अंधाधुंध भरोसा करना वाक़ई ये बहुत मुश्किल है। ये जितना कहना आसान है उतना ही करना मुश्किल है। ऑफ कोर्स कोई कितना ही आपका इंतज़ार कर लेगा, मुझे इसको सब कुछ आज अभी के अभी बताना ही होगा। और उसके बाद वो कहती है कि लॉर्ड ऐशर यहाँ पे कुछ है जो मुझे आपको बताना है, मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ रूम में चलें। तो ऐशर कहता है ठीक है माय लेडी, हमें फिर चलना चाहिए। और फिर आर्या गहरी सांस लेती है और दिल में कहती है कि ठीक है अब जो चीज़ रह गई है वो सिर्फ उसे अपनी स्टोरी बताना है जिसको मुझे आराम से उसे बताना होगा ताकि वो चीज़ों को समझ ले। और यहाँ पर जो ऐशर है वो आर्या को बुलाता है और वो कहता है कि माय लेडी प्लीज़ इस बारे में मत भूलिएगा कि मैं आपकी हर बात सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो प्लीज़ हेजिटेट मत होइएगा कुछ भी बोलने से पहले। फिर अगले एपिसोड के स्टार्ट में जैसे-जैसे वो कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, आर्या जो है अपने दिल में सोच रही होती है कि वो वजह जिसकी बाइस में यहाँ तक पहुँची, वो राज़ जो आज तक सबसे छुपा हुआ है, क्या ऐसे वो पहला पर्सन होने वाला है जिसे वो राज़ मालूम होगा? क्या ये हो सकता है कि ये सब बातें जो मुझे लगता है उसे मालूम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी गलतफ़हमी हो, उसे ये सब ना मालूम हो? क्या मुझे उसे ये सब बता देना चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही सोचा हुआ था एक ना एक दिन मुझे ये सब उसे बताना होगा, तो ये बेहतर होगा कि मैं आज ही उसे सब कुछ बता दूँ। फिर आगे हमें इन दोनों को दिखाया जाता है बैठे हुए सोफ़े में और ये दोनों जो लड़कियाँ हैं वो चाय लेने के लिए चली जाती हैं। इतने में जो आर्या है वो दिल में कहती है कि अब मुझे इनको सब कुछ बताना होगा शुरू से ही। ख़ैर कहाँ से शुरू करूँ मुझे खुद नहीं मालूम। वो सब पावर्स जो मैंने इस्तेमाल किए आखिरकार वो सिर्फ़ उसकी मेरे आर्ट क्लास की बदौलत था। लेकिन हाँ, जो मैनर्स मैंने सीखे वो मैंने दिल से सीखे थे। मुझे इसको आखिरकार पता नहीं होगा कि जो सब मैंने किया वो आखिरकार मैं अल्टीमेटली सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्ट क्लास की वज़ह से कर पाई। क्या ऐशर को ये बात सुन के मतलब कि बुरा नहीं लगेगा? और फिर वो कहती है लॉर्ड ऐशर दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास भी कुछ पावर्स हैं जैसे कि आपके पास है। तो ऐशर कहता है लेडी प्लीज़ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको जो भी बताना है सुकून से बताइए। आफ्टर ऑल मैं आपके बारे में कुछ बुरा सोचने की हिम्मत कैसे ही कर सकता हूँ, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आर्या कहती है हाँ ठीक है मैं बताती हूँ। दरअसल ये पावर जो है ये आर्ट ग्लास से लिंक्ड है और जब भी मैं इस पावर को यूज़ करती हूँ तो मैं टाइम को 5 मिनट पीछे कर सकती हूँ। तो ऐसे कहता है कि वाक़ई आप वक़्त को पीछे कर सकती हैं? तो ये कहती है हाँ, जब मैं इसको उलटती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको ये दिखा नहीं सकती क्योंकि जब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ तो इसको इस्तेमाल करने की कीमत मुझे पूरे दिन सो के अदा करनी पड़ती है और उसके अलावा इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अर्शिया कहता है ओह! इसीलिए उस दिन आप पत्थर की तरह सो रही थी। तो आर्या कहती है हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपके आने से मुझे मालूम हो गया और मेरी आँख खुल गई। और क्या इसी वजह से आप हमेशा मेरी उँगली मतलब मेरे हाथ को देखते रहते थे? तो अर्शिया कहता है हाँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। बगैर आपको बताए आप किस तरह मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करना, मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपको अनकम्फ़र्टेबल कर दिया हो।
ऐश्वर्य को ऐसे रेगरेट करते हुए देखकर कहती है कि दरअसल इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आफ्टर ऑल मैंने ही तुमसे चीज़ें छुपाई। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम दोनों ही इंतजार कर रहे थे कि सामने वाला अपनी सच्चाई खुद बता दे। और ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आगे फिर एरिया बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता ये पावर मुझ में आई कैसे, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है ये पावर जो है वो यकीनन किसी ना किसी सिर्फ इंपीरियल फैमिली के पर्सन को मिलती है। तो ये मुझ तक कैसे पहुंची, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आती। जब वो बातें ये सोच रही होती है तो ऐश्वर्य कहता है मुझे लगता है लेडी काउंटेस ने अब तक इसे सच नहीं बताया, तो मुझे भी इसे राज रखना चाहिए। और फिर ऐश्वर्य कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने सुना है ये बात कि ये जो पावर है दूसरे लोगों में भी एक दफ़ा ज़रूर जागती है, तो तुम्हें इसमें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एरिया कहती है कि वाक़ई, लेकिन ऐश्वर्य बोलता है जब मुझे ये पावर्स मिली थी मुझे याद है उस वक़्त मैं किसी पर्सन से बच के भाग रहा था। मतलब कि ऐसी पावर्स को हासिल करने के लिए कोई आपको अपनी जान को रिस्क में डालना पड़ता है और उससे बचते-बचते ही आपको ये पावर मिल जाती है। तो तुम्हें किसने इतनी तकलीफ़ पहुँचाई कि तुम अपनी लाइफ़ से बचना पड़ा, मतलब अपनी जान बचानी पड़ी। तो एरिया कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूँ तो। और फिर उसको मिली की यादें आती हैं जब वो उसको मार रही थी, वो सब याद कर रही होती है और कहती है कि अच्छा तो बात ये है कि ये ज़ुल्म हुआ मुझ पर, इस वजह से मुझे ये पावर्स मिली। मुझे तो लगता था गॉड ने मुझ पर तरस खा के मुझे पावर दे दी। क्या मैं इसका मतलब ये है कि पावर्स हमेशा से सिर्फ मेरी थी? ये चीज़ें सोचकर मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मुझे समझ आ रहा है कि ये पावर हमेशा इतनी शाइन क्यों करती हैं। आफ्टर ऑल इसका जो मास्टर है वो जो इतना शाइनी है, इतना अडोरेबल है, तो ऑफ कोर्स ये पावर्स भी इतनी अडोरेबल होंगी। उसके बाद जो मतलब जब ये सोच रही थी एरिया, तो ऐसे कहता है क्या इसका मतलब किसी ने तुम्हें तुम्हारी जान को खतरे में डालने में मजबूर कर दिया, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो एरिया कहती है अब ऐसा नहीं है, अब चीज़ें ठीक है। तो ऐसे कहता है ये कैसे मुमकिन है, तुमने कहा तुम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टाइम पीछे कर सकती हो, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है भी तो तुम तो सिर्फ 5 मिनट पीछे गई होगी, ये सारा मसला तुमने रिजॉल्व कैसे किया। तो एरिया अपने अंदर मतलब हिम्मत जुटा रही होती है, कहती है कि हाँ जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मैं टाइम से पीछे 5 मिनट की नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो। और फिर काफ़ी हिम्मत जुटा कर और दिल में क्या है कि मैं ये कर सकती हूँ, वो बोल देती है कि दरअसल मैं अपनी पूरी लाइफ जो है दोबारा जी रही हूँ। और फिर उसको वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है। ऐशे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम जो मुझसे बड़ी हो। तो एरिया कहती है हाँ, अगर मैं अपनी पुरानी लाइफ के जो साल हैं उन्हें काउंट करूँ तो मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। तो ऐशे कहता है कि वाकई मुझे यकीन नहीं आता आप मुझसे इतनी बड़ी हो लेडीशिप। तो एरिया जो होती है वो दिल में कहती है कि मुझे ऐसा ऐसा क्यों फील करवा रहा है जैसे कि मैं कोई ओल्ड वुमन हूँ और किसी यंग पर्सन पर रिलाई कर रही हूँ। वाकई ये मुझे बहुत अजीब महसूस करा रहा है। और उसके बाद वो कहती है हाँ, इसी की वजह से मुझे तुम्हारी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है इसके बारे में सब कुछ मालूम था। आगे फिर आइडिया कहती है कि दरअसल वो सारी बातें जिस पे तुम मुझे अप्रिशिएट किया करते थे वो सब नॉलेज इसी आर्ट क्लास की वजह से है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। तो ऐश्वर्य कहता है ओह मैं देख सकता हूँ, मेरी लेडी हमेशा से इतनी कमाल की थी। और एरिया जो है वो बस नर्वस ही होती है और कहती है कि ये क्या बोलेगा आगे से, मुझे लगता है अब ये मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा। और यहाँ पर ऐश्वर्य कहता है कि योर लेडी आप वाकई बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मतलब कि वाकई यार क्लास अगर हम इसके बारे में सोचें तो मेरे ख्याल से अगर ये किसी और को मिलता तो कोई भी इसका इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाता जितना अच्छा इस्तेमाल आपने किया। वाकई आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो एरिया दिल में कहती है कि मुझे लगा था जो ऐश्वर्य है वो सोचेगा कि मेरी जो सारी नॉलेज थी वो सब झूठी थी, जो सब मैं कह रही थी वो सब दिखावा था, लेकिन ऐश्वर्य ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मुझे लगता था मुझे प्यार नहीं करेगा, लेकिन वो मुझ पर फ़ख्र कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करेगा, लेकिन अब वो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए। वाक़ई ऐश्वर्य मुझसे वाक़ई प्यार करता है। फिर यहाँ पर ऐश्वर्य जो है वो एरिया के बराबर में बैठ के कहता है कि अगर आपको एतराज़ ना हो कि मैं आपकी ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी सुन सकता हूँ। तो एरिया कहती है मेरे पास की क्या तुम्हें इतने पेशेंस है कि तुम मेरी पूरी कहानी सुन सको। तो ऐश्वर्य कहता है हाँ ज़रूर, मैं जानना चाहूँगा कि मेरी लेडी की पास्ट लाइफ कैसे गुजरी थी। और ये सीन जो है यहीं कट हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है रोहान को और वो कहता है कि लेडी केसेस मुझे माफ़ कीजिएगा इतना लेट होने के लिए, क्या आप मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पर जो एसेस है वो कहती है वेलकम योर हाइनेस, मुझे पता है आप बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स नॉट, मैंने आपको परेशानी करने के लिए ये नहीं किया। तो वो कहता है कि मतलब कि यहाँ पर जब वो झुकी होती है एसेस तो वो दिल में सोच रही होती है उन नोबल्स के बारे में जो कह रहे थे कि तुमने जो बंदे हमारे घर रुकने के लिए भेजे हुए हैं, तुम्हें पता है उनकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, उनको इतना मुश्किल से हम संभाल रहे हैं कि पैसे हम कैसे पूरे करेंगे। यहाँ पे एसेस जो है वो दिल में सोचती है कि इन लोगों का खर्चा वाकई इनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर जो रूहान है वो कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने जो लोग आपके पास भेजे हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, तो आप लोगों के लिए इनका बजट हैंडल करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए फ़ंड्स लाया हूँ। मुझे पता है इसमें बहुत देर हो गई, लेकिन मुझे माफ़ करना। तो इससे कहती है इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया योर हाइनेस। तो रूहान कहता है खैर तुम इसको छोड़ो, मैंने अपने जो लेटर्स हैं उन्हें चेक किया था और उसमें मैंने लिखा हुआ था कि हमें पहले शादी करनी होगी, तुम मुझे माफ़ करना उसके लिए। इससे कहती है नहीं कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हो गई होगी। और फिर दिल में कहती है कि हाँ बेशक ये क्रैंकिंग है और इनका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो चीज़ें अगर आगे पीछे हो भी जाए तो कोई मुश्किल की बात नहीं। उसके बाद जो रूहान है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे ख्याल से हमें कल ही इंपीरियल पैलेस पे एक वो अटैक कर देना चाहिए। तो जो इससे सबक घबरा जाती है कहती है कल। तो रूहान कहता है हाँ बिल्कुल कल ही, मैं कल ही सोच रहा हूँ वहाँ पर अटैक करने का। यहाँ पे ये सब बातें जो है दूर से खड़ा होकर ये जो लड़का है वो भी सुन रहा होता है, यानी कि एसेस का भाई। और यहाँ पर जो एसेस है वो दिल में कहती है
कि ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग रहा है। और वो दिल में कहती है कि इस तरह तो सिर्फ इंपीरियल फैमिली बर्बाद नहीं होगी बल्कि नोबल्स का भी मुझसे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स उसको नोबल्स का ट्रस्ट ज़्यादा अजीज है। और यहाँ पर जो आगे मतलब कि हमें दिखाया जाता है, कोई पर्सन जो है वो कैरेज से बाहर आया और कहता है कि और हाइनेस क्या मैं जा सकता हूँ। तो रोहान कहता है हाँ तुम्हारी मर्जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो जिसको इतनी जल्दी है जाने की। और ये पर्सन कहता है कि हाँ मुझे जाना है। बाय द वे ये क्लोई है यानी कि एरिया का फादर। और इसको जब एक साथ देखते हैं ना ये दोनों मतलब केसेस और उसका भाई, तो ये दोनों शॉक में आ जाते हैं। कहते हैं कि ये लड़का ऐसा नहीं लग रहा कि ये एरिया का मेल वर्जन है। फिर अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें मिली को दिखाया जाता है जैसे इसी से उसका भाई माइकल पूछ रहे होते हैं कि वो लड़का कौन था, तुम्हें नहीं लगता वो बिल्कुल एरिया की तरह दिखता है। तो वो मिली बोलती है मुझे नहीं मालूम वो लड़का कौन है, क्या ये जाना इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया वो रास्ते में ही कहीं से चढ़ा था तो मुझे उसके बारे में कैसे मालूम होगा। तो इसे कहती है क्या मतलब वो रास्ते से चला था, प्रिंस ऐसे ही किसी को उठाकर थोड़ी नहीं आएंगे यहाँ पर, बेशक वो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। इसे अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि बेशक यहाँ पे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, इतने इंपॉर्टेंट वक्त में क्या तुम्हें कोई क्लू नहीं है कि वो उन्होंने उसे क्यों बिठाया होगा। तो यहाँ पे मिली कहती है कि दरअसल उन्होंने कहा था कि उसे भी इसी तरफ आना है, तो उन्हें लगा कि मेरे कैरेट से ज़्यादा सिर्फ क्या ही जगह हो सकती है। और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी था, आफ्टर ऑल वो इतना लग्जरियस जो था। यहाँ पे जो इज्जत होती है वो गुस्सा हो रही थी और वो दिल में कह रही होती है कि लड़की कितनी स्टूपिड है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कैरेज की पड़ी हुई यहाँ पर, मतलब कि क्यों क्राउन प्रिंस ऐसे किसी पर्सन को अपने साथ लेंगे जब वो ट्रोआ की जंग छेड़ने वाले हैं हमारी एम्पायर से। मुझे समझ नहीं आ रहा योर हाइनेस के दिल में चल क्या रहा है। यहाँ पर जो मिली होती है वो मतलब कि अपने हाथ में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट होता है उसको खोल के बस अपने आप को देखना शुरू हो जाती है। यहाँ पे से जो होती है वो मिली को दिल में कहती है कि क्या ये लड़की हमेशा से इतनी बेवकूफ़ थी। तो मिली कहती है कि लेडी आपने सुना नहीं, जाइनस ने कहा कि वो रात को आपके साथ डिनर करना चाहते हैं, तो आप क्यों ना जाएं और पहले तैयार हो जाएं और अपनी किसी सर्वेंट को बुलाएं, मैं खैर चलती हूँ। ये कह के वो जा रही होती है तो पीछे से जो माइकल है वो उसको आवाज़ लगाता है और इससे पहले वो अभी अपनी बात मुकम्मल करता है मिली जो है वो चली जाती है। क्या कोई यकीन करेगा ये वही लड़की है जो हर वक्त माइकल के पीछे घूमती रहती थी और वो कहती रहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये प्रिंस के साथ है तो इसे माइकल की पड़ी ही नहीं है। मतलब ये कितनी सेल्फिश आप इस इधर से अंदाज़ा लगा सकते हो। आगे जो एसएस है वो कहती है कि मुझे लगता है मुझे मालूम है कि बच्ची है लेकिन फिर भी कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। और चलो ये तो बच्ची है लेकिन प्रिंस वो साथ में उस पर्सन को लाए क्यों। यहाँ पर जो पीछे माइकल होता है वो बोलता है कि सिस क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मतलब कि वाकई प्रिंस ने तुम्हें क्यों कहा कि वो तुम्हारे और नोबल्स के बीच में जितनी भी बातें हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं और जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको देखना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसे कहती है ये सब इसलिए उन्होंने किया था कि वो हमारे जो मतलब कि हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें ट्रस्ट देख सकें कि मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ कि नहीं करती। और तुम चाहते क्या हो मुझसे, मैं उन्हें कह दूँ कि वो मैं उन्हें ये सब नहीं दे सकती और जाकर जो हमारे इस एम्पायर के प्रिंस हैं यानी कि एशियर उसे बता दूँ सब कुछ कि मैंने उसके साथ गद्दारी की और अब वो सिर्फ एक रात पहले जंग से अपने आप को बचा ले। तुम चाहते क्या हो, तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूँगी तो क्या वो हमें छोड़ देगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जो हो वो बच जाओ और हमारी फैमिली जो है वो किसी भी तरह कोलैप ना हो। मुझे मालूम है अगर मैंने ये सब बता भी दिया या कुछ गड़बड़ हुई भी तो सिर्फ और सिर्फ मैं फंसूंगी और मैं ही खतरे में जाऊंगी, लेकिन तुम पीछे रह जाओगे हमारी फैमिली को बचाने के लिए। इस वक्त बेहतर यही होगा कि मैं जाऊँ और जाकर जैसा मिली ने कहा वैसा कहूँ, मैं जाकर तैयारी करूँ। तो यहाँ पे माइकल कहता है कि मुझे माफ़ करना, वाकई मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना इन बेकार बातों के बारे में बोलने के लिए। तो जो इससे होती है वह कहती है कोई बात नहीं, मुझे मालूम है तुम हमेशा से एक जेंटल पर्सन रहे हो जिसको कॉमनेस की फिक्र होती है, तो मुझे मालूम है कि तुम हमारी जो फैमिली है उसे इतने अच्छे से रन नहीं कर पाओगे, लेकिन प्लीज़ अपना ध्यान रखना। अगर मैं चली भी जाऊँ तब भी मुझे हिजाइनस को ज़्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए, तो मैं चलती हूँ। ये कह के सिर जो है वो चली जाती है और माइकल जो है वो पीछे अकेला रह जाता है। खैर इसे अपनी बहन की फिक्र तो होती है लेकिन वो क्या ही करे, अब उसकी बहन जो है अपने बाप की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी है कि वो वहाँ से निकल भी नहीं सकती। फिर आगे हमें एरिया की माँ यानी कि काउंटर्स को दिखाया जाता है जो बोलती है कि एरिया क्या मुझे तुमसे बात करने के लिए एक मिनट मिल सकता है। और यहाँ पे एरिया जो है वो बैठ के मतलब किताब पढ़ी होती है और उसकी माँ से बोलती है क्या तुम कहीं जा रही हो। तो एरिया कहती है हाँ दरअसल मेरी जो है क्राउन प्रिंस के साथ मीटिंग है। तो कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ। तो एरिया पूछती है कि आप भी कहीं जा रही है मदर। तो वो कहती है नहीं मैं दरअसल कहीं से होकर आ रही हूँ इसलिए मैं इतना तैयार हूँ। यहाँ पर एरिया जो है वो जैसे ही कहती है जाओ काउंटेस के लिए चाय लाओ। तो यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नहीं अगर तुम मसरूफ़ हो तो मैं फिर कभी बात कर लूँगी। एरिया कहती है नहीं अभी भी क्राउन प्रिंस के आने में टाइम है तो प्लीज़ आप बैठिए और आप बता सकती हैं मुझे जो भी काम है। और फिर वो उससे पूछती है क्या कुछ हुआ है जब आप बाहर थी। तो वो कहती है कि नहीं कुछ खास नहीं, बस मैं सोच रही थी कि अगर कोई बोले कि वो तुम्हारा फादर है तो तुम क्या रिएक्ट करोगी। एरिया कहती है क्या आपने अभी किसी को ढूंढ लिया है शादी करने के लिए, अभी तो आपने डाइवोर्स भी नहीं ली, क्या ये ऑकवर्ड नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है नहीं नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है, मेरे कहने का मतलब तो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर अगर अचानक से वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। एरिया बहुत काम नहीं कहती है कि मुझे इस बात में इंटरेस्ट नहीं है। खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एरिया की जो माँ होती है वो कहती है मैं देख सकती हूँ। और दिल में एरिया सोच रही थी कि हाँ ये बात मुझसे एशर ने भी पूछी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा सब लोग ये बातें पूछ क्यों रहे हैं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि
और फिर ऊंची आवाज़ में कहती है कि क्या कोई है जो क्लेम कर रहा है कि वो मेरा बायोलॉजिकल फादर है। तो एरिया की माँ कहती है, एक मिनट एरिया, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो एरिया कहती है, वैसे उसको चाहिए क्या? वो मेरी कस्टडी चाहता है, पैसा चाहता है, या क्या चाहता है? उसे जो भी चाहिए उसे दे दीजिए। तो एरिया की माँ कहती है, नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो तुम क्या ही करोगी। मतलब कि ऑब्वियसली मेरी अभी डाइवोर्स भी प्रोसीजर चल रहा है, अगर कोई ऐसे सामने आ गया तो तुम क्या ही मतलब रिएक्ट करोगी। तो एरिया कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी, मेरा से कोई ताल्लुक है। और इतने में ही एनी आ जाती है और वो बोलती है कि डिज़ाइनर्स आ चुके हैं रेडी। तो एरिया की माँ से कहती है कि तुमने मुझे बताया था तुम्हें क्राउन प्रिंस से मिलने जाना है, तो तुम जा सकती हो। यहाँ पे एरिया जो है वो उठती है और वो कहती है कि मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं कि मेरे जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो आए या ना आए, लेकिन इससे आपका भी कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई पर्सन आता है, मतलब कि मेरे बायोलॉजिकल फादर, अगर आपको उनमें अब भी इंटरेस्ट है तो आप उसके पास जा सकती हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कोई ऐसा जब आपके पास हो जिसे आप चाहते हो कि वो आपके साथ रहे तो कैसा महसूस होता है। तो मदर प्लीज़ मेरी वजह से हेजिटेट बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको जिस पर्सन के साथ भी रहना है आप उसके साथ खुशी खुशी रह सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पर क्राउन प्रिंस और एरिया का जो कैरेज है उसे जाता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस जो है वो एरिया से पूछता है कि मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। तो एरिया दिन में कहती है कि इसने तो मेरा हाथ, मतलब मुझसे पूछने से पहले ही मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो ये पूछ क्यों रहा है। और फिर ऊंची आवाज़ में बोलती है कि वैसे अगर मैं नहीं कह दूँ तो क्या तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे? तो ऐशर कहता है, नहीं, मैं फिर भी तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ूंगा। फिर आगे जो एरिया है वो ऐशर को देखते हुए दिल में सोच रही थी कि जब मैंने ऐशर को अपनी बर्थडे पार्टी पर बताया था कि मैं विलेनस थी, उस वक्त ऐशर ने मतलब मेरी मुझे कंट्रोल किया था और उसने कहा था कि मुझे यकीन है उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी होगी कि आपको एक विलेनस बनना पड़ा। मुझे मालूम है आप कितनी हम्बल हैं, तो आप हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो खुद उन लोगों पे गुस्सा आ रहा है जिन्होंने आपके साथ इतनी बदतमीजी करने की सोची। मेरा दिल कह रहा है उनका सर जो है उन्हें उड़ा दूँ। यहाँ पर जो एरिया है वो मतलब कि उसके हाथ में एक रुमाल होता है और वो बोल रही होती है कि लौड़ा क्या वाकई। और दिल में कहती है कि हाँ, लेकिन ये भी है कि मैंने उस वक्त दिखावा बहुत किया था नाटक का। मतलब कि वाकई अगर मैं उसको ये सब बातें बगैर आंसू के बताती तो यकीनन उसे लगता मैं गलत हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखावा किया। लेकिन मुझे यकीन है अगर मैं बगैर रोए भी उसे ये कहती तो वो मेरा ही साथ देता। उसके बाद वो डिनर के लिए मतलब उन्होंने जहाँ पे होटल में सीट रिजर्व की होती है उस होटल में वो पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो ऐशर है वो बोलता है कि मुझे लगता है अगली दफ़ा जब हम गोवा जाएंगे तो वहाँ पर हमें रुकना चाहिए। तो एरिया कहती है, नहीं, मेरे नहीं ख्याल से, वैसे भी हमें अब कुछ साल ही तो है, उसके बाद हम लोगों की शादी हो जाएगी। तो ऐशर कहता है, हाँ, जैसा तुम कहो लेडी। इतने में ही वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ओ माय, यहाँ पर कौन है? और यहाँ पर होता है रोहान। आपको अगर पता हो ये वही प्रिंस है और ये सॉरी किंग है। ये मतलब कि बड़े आराम से वहाँ से हाथ हिला रहा होता है, अपना हैंड वेव कर रहा होता है ऐशर की तरफ देखते हुए। और एसेस तो शॉक्ड होती है और ये दोनों भी सामने से शॉक्ड हो जाते हैं। ऐशर ने बहुत वियर्ड सा मुंह बनाया था कि ये इंसान क्यों है। ऐशर को इसकी अपीयरेंस से बहुत डिस्टर्बेंस होती है, पता नहीं क्यों। यहाँ से इसका चेहरा आप देख ही सकते हो। ये कहती है कि क्राउन प्रिंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे भी बढ़कर ये औरत एरिया इसके साथ क्या कर रही है। इतने में जो एरिया है वो दिल में कहती है कि ये लड़का वही है ना जिसको मैंने क्रोआ में देखा था, ये क्राउन प्रिंस का दोस्त है ना। खैर, इसका एटीट्यूड बहुत चेंज लग रहा है। क्राउन प्रिंस की शक्ल तो आप देख सकते हो कितना आवाज़ार हो गया है रोहान को देखने के बाद ही। और यहाँ पर जो रोहान है वो कहता है, वाओ, क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग एक ही जगह पर मिल गए, क्यों ना हम लोग बैठ एक साथ ही टेबल पर खाना खाएं। यहाँ पर सबके एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। इससे तो गुस्सा हो गई कि क्यों ये हमारे साथ खाना क्यों ही खाएंगे। अगले एपिसोड के स्टार्ट में रोहान जो है वो ऐशर की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लोगों को हमारे को ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। और जो पीछे बटलर होता है वो तो घबरा ही जाता है और कहता है, योर हाइनेस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने इनको बताया था कि हमारे क्राउन प्रिंस ने यहाँ पे सीट जो है वो रिजर्व की हुई है, मगर फिर भी इन्होंने इंसिस्ट किया और टेबल ले ही लिया। तो ऐशर कहता है कि क्या मतलब, ये रोहान यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर वो कहता है कि मुझे कोई बात नहीं, मतलब कि इट्स ओके, आप अपना काम कर सकते हो। और यहाँ पर ये कहती है कि हाँ, मेरे ख्याल से हमें भी बैठना चाहिए, ऐसे कोइंसिडेंस हर रोज़ नहीं होते, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम यहाँ बैठते हैं, अगर यहाँ पर लॉर्ड ऐशर को कोई एतराज़ ना हो। तो ऐशर कहता है, क्या अब ये भी शुरू हो गई? चलो कोई नहीं, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं तो हम बैठ ही जाते हैं। और फिर ये लोग बैठते हैं तो एरिया दिल में सोचती है कि मुझे जानना है कि ऐसा पर्सन जिसको मैंने क्रोआ में देखा था ऑलरेडी, इससे इनका ताल्लुक क्या है। और यहाँ पर जो रोहान है वो उस बटलर से कहता है कि जाओ एक दो और लोगों के लिए टेबल लगाओ। और बटलर कहता है, ठीक है, जैसा आपका कहना। और यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है कि अब मुझे मामले की छानबीन करनी है, खुद बीच में कूदना ही पड़ेगा, आखिर मैं भी तो देखूँ यहाँ पे खिचड़ी पक क्या रही है। खैर, आगे इसे बहुत ही वियर्ड सा मुंह बना के कहती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं। तो यहाँ पर जो रोहान है वो कहता है कि लेडी, इससे आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन पूछनी है, आफ्टर ऑल मैं किंग हूँ क्रोआ का, तो मैं जानता हूँ इस एम्पायर के किंग को भी। और यहाँ पर जो एरिया है वो तो शॉक हो जाती है, वो कहती है, क्रोआ का किंग, क्या वाकई? और दिल में ये बात वो बोलती है। खैर, इससे बोलती है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और यहाँ पर जो एरिया है वो दिल में मतलब कि दिमाग में ही उसको इमेजिन करी होती है, मतलब कि क्राउन प्रिंस की कंडीशन में। और वो कहते हैं कि हाँ, मुझे याद है यहाँ पर एक यंग किंग तो था क्रोआ का, तो क्या मतलब अभी मेरे सामने किंग ऑफ क्रोआ खुद बैठा हुआ है, मुझे यकीन नहीं आता। और फिर दिल में कहती है कि आफ्टर ऑल मैं यहाँ के मतलब कि अपनी ही एम्पायर के किंग को नहीं जानती थी, जो आफ्टर मैं लेबर एम्पायर की किंग को कैसे ही जानती होंगी। शुक्र है मैंने पहले कुछ कहा नहीं, वरना मैं अपने आप को एम्बेरस करवाती। और ये बात जब वो कहती है तो वो बहुत गहरी सांस भरती है और दिल में सोचती है कि मैं तो सोच रही थी कि ऐसे मुझे इसके बारे में खुद ही बाद में बता देगा।
पड़ेगा, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही उस पर डिपेंड कर रही हूँ। तो ऐश्वर्या उसका चेहरा देख के कहता है कि लोग इसका मतलब क्या है, क्या मुझे कुछ गड़बड़ हो गई, क्या मैंने उनको ना बता के गलत किया, मुझे तो लगा ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी इसलिए मैंने उनको ये बात नहीं बताई। ओह मुझे लग रहा है मैंने लेडी को बहुत ज़्यादा एम्बेरस कर दिया है इस सिचुएशन में। खैर यहाँ पर जो ऐशर है वो बहुत गुस्से से उसको देखता है रूहान को और कहता है कि इसको इतनी जगहों में से सिर्फ इसी जगह पर आना था, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ये बात तो दिल में कहता है लेकिन रूहान को हमेशा ही ऐशर के एक्सप्रेशन से वो दिल में क्या सोच रहा है कुछ पता ही चल जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम ये जानने के लिए बहुत परेशान हो कि मैं यहाँ पर आया क्यों। आफ्टर ऑल तुमने हर बात में इतना जिक्र किया था इस जगह का, तो मैं अपने आप को यहाँ पर आने से रोक ही नहीं सका। तो यहाँ पर जो एस वो बोलती है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो कि आप दोनों दोस्त हो, तो दोनों एक साथ ही बोलते हैं क्या नहीं हम दोनों दोस्त नहीं। और यहाँ पर जो ऐश्वर्या है वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें कुछ ना कुछ गलतफहमी ज़रूर हुई है। तो रोहान भी बहुत अजीब सा चेहरा बना के कहता है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, हिज हाइनेस और मैं दोस्त कैसे हो सकते हैं, आफ्टर ऑल मैं एक कंट्री का किंग हूँ और ये इस एम्पायर के होने वाले किंग हैं, तो हम दोनों दोस्त बिल्कुल नहीं बन सकते। इन दोनों की ये अजीब सी एक्सप्लेनेशन देखकर ये दोनों यानी कि एरिया और ऐसे उनको घूर के देखने शुरू हो जाते हैं कि इतना अजीब सी बात क्यों कह रहे हैं, मतलब कि इन दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता है, क्या ये बात सच हो सकती है। और दिल में सोचने की इसका मतलब ये है कि ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। एरिया एरिया जो है वो दिल में सोचती है कि लेकिन इन लोगों को इतनी बातें एक दूसरे के बारे में कैसे पता है, मुझे तो लगा था ये लोग अच्छे टर्म्स में एक साथ, मुमकिन है इन लोग ये लोगों की कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब कि मामला बिगड़ गए हो। तो यहाँ पे जो सज़ा है वो कहती है कि मतलब इतनी अजीब बात है लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, मतलब कि एरिया तुम। और एरिया जो है वो उसको देखती है और कहती है कि मुझे लग रहा है इन लोगों से ज़्यादा तो ये लेडी इसे क्यूरियस है ये जानने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। खैर छोड़ो, यहाँ पर जो एरिया इसे वो दिल में कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा इस वक्त रूहान जो है क्राउन प्रिंस से क्यों मिलने आया है, क्या अब मुझे उस पर डाउट यानी कि शक करना चाहिए। इसका अब कोई फ़ायदा नहीं भी नहीं कि अगर मैं रूहान पे शक करूं, क्या ये भी रूहान के प्लान का पार्ट हो सकता है कि बस जंग से एक दिन पहले किंग ऑफ मतलब इस इंपीरियल के प्रिंस को मिलना और उसकी होने वाली वाइफ को मिलना। यहाँ पे रोहान जो है वो इसका इतना अजीब सा चेहरा देख के कहता है क्या आपको चेहरा जो सॉरी आपको जो खाना है पसंद नहीं आया, मुझे लग रहा है आपके चेहरे को देख के क्या आपको यहाँ का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगा खाने का। तो इसे कहती है नहीं खाना तो बहुत अच्छा है, और एरिया भी कहती है बेशक खाना तो बहुत अच्छा ही होगा, इसको पता नहीं क्यों अजीब सी शक्लें बनाने की आदत है। और दिल में कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शायद ये हमें दिखाना चाहते हैं कि इन लोगों ने अपनी जो तैयारियां हैं हमारे एम्पायर पे अटैक करने की वो पूरी कर ली है, तभी तो किंग ऑफ क्रोआ और एसेस दोनों इस वक्त एक साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे एरिया कहती है कि मुझे याद है जब ऐश्वर्या ने कहा था कि मेरे पास हर चीज़ का प्लान है, तो क्या ये हो सकता है कि डिनर भी इस प्लान का हिस्सा हो। दोनों ही इस वक्त सेम बात सोच रही हैं, लेकिन उसे सोचा देखकर जो रोहान है वो बोलता है कि माय लेडी आपको क्या हुआ, आप किस बारे में सोच रही हैं। मैं हमेशा से ही आपसे बात करने के लिए दिलचस्पी मतलब दिखाता था, आफ्टर ऑल आप वो फूल है इस एम्पायर का जिसके बारे में हर कोई जानता है। और ये बात जो है वो एरिया को आंख मारते हुए कह रहा था। तो मेरी जो बराबर में इसी बैठी होती है वो दिल में कहती है कि अभी तो एरिया ने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था, ये इंसान फिर भी उसे जानता है, ये कितना फ्लर्टी है। खैर जो रोहान होता है वो कहता है क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस के बराबर की जो सीट है यानी कि आयशा के बराबर की सीट जो है वो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही छोटी है, आप उसे भी बड़ा कुछ डिजर्व करती हैं। तो यहाँ पर जो आयशा है वो ये बात सुन के कहता है कि रोहान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की, मतलब कि वाकई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें डेयर करता हूँ, अगर तुमने एक और लफ्ज़ बोला मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो रोहान कहता है कि नहीं वाकई क्राउन प्रिंस मैं आपकी लेडी से हमेशा बात करना चाहता था, मैं चाहता था कि मुझे एक दफ़ा उनसे बात करने का मौका मिले और देख सकूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। और ऐश्वर्या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है रोहान, इससे पहले वो कुछ पूरा बात बोलता जो एरिया है वो बात को बीच में रोकती है और कहती है कि लॉर्ड रोहान मुझे लगता है कि आपको अपने बोलने के जेस्चर को थोड़ा बदलना चाहिए, इस तरह लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ऐशा जो है वो बहुत क्यूट सा चेहरा बना के एरिया की तरफ देखता है और कहता है मैं लेडी आप हमेशा सब बातों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। यहाँ पर जो रोहान है वो कहता है क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या आपको मेरी टाइप के लोग जो हैं पसंद नहीं। तो एरिया कहती है नहीं मुझे बिल्कुल भी आपके टाइप के लोग पसंद नहीं, मुझे तो कोई ऐसा पसंद है जिसके काले बाल हों और नीली आँखें हों। मतलब यहाँ पे वो ऐश्वर्या को पॉइंट आउट करी होती है कि मुझे सिर्फ ऐश्वर्या की तरह के लोग पसंद है। और उसके बाद जो वो मतलब कि इन दोनों का चेहरा दिखाया जाता है, रोहान तो ब्लैंक हो जाता है और जो वो है इसी से वो कहती है मतलब कि इसने मतलब इसकी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस से यहाँ एम्पायर के किंग से बदतमीजी करने की, लड़की कितनी रूड है। यहाँ पर जो एरिया है वो आयशा को देखती है तो आयशा मुंह नीचे करके बैठा होता है। खैर ये कुछ एक्सपेक्टेशन से उलट था, मतलब कि ऑब्वियसली आयशा को खुश होना चाहिए था, एरिया ने उसको अप्रिशिएट किया बट फिर भी वो अजीब सा मुंह बना के बैठ गया। एरिया कहती है मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, शायद उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई रोहान की कंपनी। तो यहाँ पर जो एरिया है वो आयशा से कहती है कि मुझे लगता है हमें कोई और टेबल पर जाना चाहिए, मुझे मालूम है मैंने ही सजेस्ट किया था कि हम इनके साथ बैठ के खाना खाएं लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। तो ऐशा कहता है हाँ मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, ये आदमी जो है कितना अनप्लेजेंट है, चलिए मैं आपको कहीं और लेके चलता हूँ। और हैरी कहती है हाँ चलो। उसके बाद जो ऐशा है और हैरी को उसे जाते हुए दिखाया जाता है, तो ऐशा जो है वो हैरी से कह रहा था मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तो हैरी कहती है नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे रोहान जो पीछे बैठा होता है वो कहता है मुझे लगा ही था कि इनके साथ बैठ के खाना खाना कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होगा। खैर हम लोग वाकई कुछ ज़्यादा ही जल्दी मिलेंगे। तो इसे बोल रही थी क्या तुम
किस बारे में बात कर रही हो रोहान, तुम होश में हो? और उसके बाद हमें इनको मतलब कि सॉरी कैरेज में दिखाया जाता है। तो एरिया कहती है फाइनली हमें कंफर्टेबली बात करने की स्पेस मिल गई। और दिल में कहती है कि मैंने कहा ऐशर को चलने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था उसका मूड जो है वो अच्छा नहीं है। क्या मैं उससे पूछूं कि रोहान और उसके बीच में जो ताल्लुकात हैं वो कितनी गड़बड़ हैं? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? और उसके बाद वो बोलती है कि लॉर्ड ऐशर। तो ऐशर भी सामने से कहता है लेडी एरिया। तो एरिया कहती है यस, तुम्हें क्या बोलना है बोलो। तो ऐशर बोलता है क्या मतलब क्या आपकी चॉइस जो है वो हमेशा से ऐसी ही रही है? अगर मेरी आंखें नीली और मेरे बाल काले ना होते तो क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? तो एरिया के ऊपर तो बिजली गिर जाती है और कहती क्या कब से ये इस बारे में सोच रहा था? इसका चेहरा इसलिए उतरा हुआ था क्योंकि ये इसके बारे में सोच रहा था। मैंने तो इसी को पॉइंट आउट किया था कि इसको इतनी सी बात भी समझ नहीं आई। तो ऐसे एरिया कहती है कि लॉर्ड ऐशर मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि मैंने पास में काफ़ी लड़कों को डेट किया है, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ऐशर कहता है कि क्या वाकई आप बहुत से लोगों से मिली हैं, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने आज तक किसी लड़की को डेट नहीं किया, इसलिए शायद मैं आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग बन नहीं पाता। एरिया कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी शादी जो है वो पास में उससे होनी थी, मतलब कि इसी से होनी थी, तो तुम किसी और लड़की को डेट करने का सोच भी कैसे सकती हो? और फिर अपने सर पे हाथ मारते हुए कहती है कि ये मेरी गलती है, मैंने इसको बात को सही से समझाया नहीं। और फिर उसको क्लियरली बोलती है कि दरअसल मुझे तुम ही पसंद हो और कोई लड़का पसंद नहीं आया। मेरा मकसद और लड़कों को डेट करने से मतलब कि ये बात तुम्हें बताने का ये था कि कोई और तुम्हारी तरह है ही नहीं। तुम बातों को पता नहीं क्यों गलत वे में ले जाते हो, यहाँ पे तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है। फिर एपिसोड के स्टार्ट में हमें कैन को दिखाया जाता है जो उन पर्सन से बात कर रहे थे जो उसके घर रुकने आए थे, और यहाँ पर वो पर्सन कैन को कहते हैं तो फिर हमें चलना चाहिए। तो कैन कहता है कि वाकई तुम लोग जा रहे हो, खैर गुड लक, तुम लोग अच्छे से जाना। और फिर वो दिल में कहता है कि जब मुझसे इन्होंने एक बंदे के नहीं एक घोड़ा मांगा था, मुझे वाकई लग गया था कि ये पैसों का वेस्ट होगा। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतने पैसे वेस्ट करते क्यों हैं। और उसके बाद वो देखता है एक पर्सन को जो पीछे मुड़कर किसी को सर हिलाकर देखता है, और कैन कहता है कि ये किसकी तरफ सर हिला रहा है। ऊपर हमें एरिया को दिखाया जाता है जो उसको मतलब कि अपना हाथ को वेव कर रही होती है। तो कैन कहता है एरिया मुझे याद है ये रात को जब क्राउन प्रिंस के साथ गई थी तब भी ये लेट नाइट आई थी, और अब ये एक पर्सन को हाथ हिला रही है। फिर आगे दिखाया जाता है कि पर्सन जो है वो एरिया के कमरे में बहुत बदतमीजी से अंदर आता है। यहाँ पर जो एनी है वो एरिया से पूछ रही थी कि लेडी आप इतनी सुबह सुबह जा कहाँ आ रही हैं? यहाँ पर जो कैन है वो बोलता है कि एरिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेट को इतनी रात को घर आने की? तो एरिया कहती है कैन मेरे ख्याल से तुम्हें अभी बाहर जाना चाहिए क्योंकि मैं अपने कपड़े बदलने जा रही थी और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तुम किसी के कमरे में ऐसे बदतमीजी से घुसोगे तो कैन कहता है तुम मुझे समझाने वाली होती कौन है? तुम्हें खुद देखना चाहिए तुम कितनी देर से घर आई हो, और उसके अलावा तुम अभी इतनी सुबह जाने की कहाँ सोच रही हो? तो एरिया कहती है लेट मुझे याद है मैं अच्छे से रिस्पॉन्सिबली मतलब टाइमली घर आ चुकी थी, तो तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से लेट तुम आए हो घर। तो कैन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे बताने की मैं किस टाइम कर रहा हूँ? आफ्टर ऑल मैं इस घर का हेड हूँ। तुम मुझे लगता है लोगों से मिलने के मतलब लड़कों से मिलने के बहाने रात देर देर तक के घर से बाहर रहती हो। तो अरे कहती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं जिन लोगों से मिलती हूँ वो बहुत हार्ड वर्किंग है और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोगों के जेंडर सामने देख सके कि सामने लड़का है या लड़की। हम सब काम पे तवज्जो देते हैं। और अगर तुम लॉर्ड ऐशर के बारे में बात कर रहे हो तो हम लोगों की जल्दी शादी होने वाली है, तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो कैन है वो कहता है कि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी और हमारी फैमिली की रेपुटेशन की फिक्र है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? तो आर्या कहती है कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और वैसे भी दूसरे लोगों के साथ क्यों ही घूमूंगी जब मेरे पास क्राउन प्रिंस है, मतलब कि जिसके पास क्राउन प्रिंस होंगे उनको किसी और लड़के के अंदर इंटरेस्ट लेने की कोई ज़रूरत ही क्यों है भला? यहाँ पर जो कैन है वो गुस्सा होता है, वो कहता है तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस लड़के के बारे में बोलने की? और यहाँ पर ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है तो सारे लोग जो है ना वो उसको रोक रहे होते हैं कि रुको प्लीज़ आगे मत बढ़ो। मतलब कि आप देख सकते हो सारे सर्वेंट जो हैं वो उसके आगे आ गए हैं। एक सर्वेंट ने उसे पकड़ लिया। यहाँ पर एरिया की माँ जो है वो आती है और कहती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा? तो जो कैन है वो धक्का देता है उस मेड को और कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम घर आओ और तुम अपने घर को संभालो। तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने बेटे का ध्यान रख सको। तुम्हें मालूम है ये रात को कितनी देर तक गैर मर्दों के साथ घूमती रहती है। तो यहाँ पर एरिया की जो माँ होती है वो बोलती है मुझे बताया कि ये कल रात को प्रिंस ऐशर के साथ बाहर गई थी और मुझे पता है ये लेट घर आए भी, ये टाइमली घर आ चुकी थी, मतलब कि ऑफ कोर्स ये ऐशर के साथ गई थी और वो उसके साथ मैरिड होने वाली है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे कैन कहता है क्या तुम क्या बकवास कर रही हो? और जो एरिया की माँ होती है वो दिल में कहती है कि एरिया की शक्ल देख के मैं समझ सकती हूँ कि यकीनन इसे जानबूझ के पुश करी है ये सब हरकतें करने के लिए। यहाँ पर जो कैन है वो बहुत अजीब सा मुंह बना के खड़ा होता है। सारे जो नौकर हैं वो उसे गुस्से से देख रहे होते हैं क्योंकि पहले तो उन्होंने इनकी फेवरेट जो मिस है रिया उसकी साथ बदतमीजी की, दूसरा इसने अभी एक मेट को धक्का भी दिया, तो ऑब्वियसली वो कौन इसे पसंद करेगा। यहाँ पे जो कहना है वो पागल की तरह चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम लोग कितने बदतमीज हो, तुम लोग को नहीं मालूम कि इस वक्त मेरे जो फादर है और मेरी जो बहन मिली है वो किस कंडीशन में घूम रही है। तुम लोग को अभी अरे की शादी की पड़ी हुई है। वो जैसे कहता है कि तुम अरे को उसके कमरे में बंद कर दो और तुम ये करो, मतलब कि वो ऐसे ही बोल रहा होता है कि उसको करो। इतने में ही जो अरे की माँ है वो कैद के सामने आती है, उसको रख के चमाट मारती है मुंह के ऊपर, और जो कहना है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? और फिर वो नौकरों से कहता है कि इस बदतमीज औरत को मेरे घर से निकाल दो। अब जबकि मैं खुद ड्यूक हूँ इस घर का, तो मुझे इस प्रॉस्टिट्यूट को इस घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जब लोग मतलब कि लोग इसकी बात सुनते हैं लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करता, और जो सारे नौकर होते हैं वो एरिया और उसकी माँ की तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कहना है वो कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? इतने में कोई कहता है कि
और यहाँ पे जो कैन है वो कहता है कि तुम सब जो हो फायर्ड हो, तुम सबको मैं निकालता हूँ नौकरी से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो कोई पीछे से कैन को आवाज़ लगाता है, कहता है कि तुम कैन रोसेंट हो ना? तो कैन कहता है क्या ये जो सिंबल है ये इंपीरियल गार्ड्स का है? तो वो लोग कहते हैं, वो उन लोगों से कहता है कि हाँ मैं कैन ही हूँ, लेकिन तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बगैर इजाज़त के तुम मेरे घर में आए कैसे? तो वो कहते हैं कि तुम्हें हम अरेस्ट करते हैं। तो कैन कहता है क्या मतलब मुझे अरेस्ट करते हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुमने सही बंदे को पकड़ा है? फिर जो कैन है वो कहता है कि एरिया तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें मालूम है ये लोग कौन है और ये मुझे कहाँ ले जाने के लिए आए हैं? तो एरिया कहती है नहीं, दरअसल मुझे क्राउन प्रिंस ने कहीं पर इनवाइट किया था, तो मेरे ख्याल से मुझे तैयार होने जाना चाहिए। उसके बाद हमें हाउस फ्रेडरिक को दिखाया जाता है, मतलब कि एसएस का हाउस, और यहाँ पर जो एसएस है वो कैरेज में बैठी होती है और वो रूहान से कहती है कि हमें ऑस्कर को साथ लेके नहीं जाना चाहिए। सॉरी, ये बात जो है वो रूहान एसेस से पूछता है कि तुम अपने छोटे भाई यानी कि क्लोई को माइकल को साथ लाई क्यों नहीं हो? तो यहाँ पर जो एसेस होती है वो बोलती है कि जो मेरा छोटा भाई है उसका इन सब कामों से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है वो तुम्हें काम में डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं उसको कमरे में बंद करके आई हूँ ताकि तुम्हारा काम जो है वो आराम से हो सके। तो रूहान कहता है कि वाकई तुम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो, तुमने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा एसेस। तो एसेस जो है वो दिल में कहती है कि हाँ, जब इसने कहा था कि सुबह ही मतलब कि सुबह की सुबह हमारे जो इंपीरियल क्राउन है उनके ऊपर अटैक करना चाहेगा, तो मुझे ये अजीब तो लगा था कि कुछ ज़्यादा ही चल रही है। खैर मुझे अजीब लग रहा है जैसे कि ये मुझे मेरे फ्यूनरल पे लेके जा रहा हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ माइकल की वजह से हुआ। उसने ऐसी बातें की कि मेरे जहन में सिर्फ ऐसी ही सोचें आई जा रही हैं। खैर अब मुझे इस पर ट्रस्ट करना ही होगा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे रोहान जो है वो मिली से कहता है कि एली तुमने बहुत अच्छी जॉब की, तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी वो वाकई बहुत काम आई मेरे। तो यहाँ पर जो मिली है वो कहती है कि लॉर्ड रोहान मुझे अच्छा लगा कि मैं आपकी किसी काम तो आई, मुझे वाकई खुशी है इस बात की। तो यहाँ पर जो इसे जो है वो दिल में कहती है कि अगर मैं इस लड़की को अब देखूँ तो जब मैंने पहले इसे देखा था मुझे लगा था ये काम की है, क्योंकि ये नोबल्स रूट जो रखती है मुझे लगा था ये मेरे काम आएगी, लेकिन अब ये बिल्कुल मेरे काम की नहीं। वाकई मुझे कुछ ना कुछ करना होगा इस काम के होने के बाद कि इसकी और मेरे भाई की जो मंगनी है वो टूट जाए। मैं नहीं चाहती माइकल जो है वो ऐसी लड़की के साथ रहे। यहाँ पर जो रूहान होता है वो कहता है कि लेडी इसेस क्या ये मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को फोर्स करती रहती हैं ऐसे पर्सन के लिए मुस्कुराने पर जिसको देखकर आपको खुशी भी नहीं होती। अभी वो ये बात बोलता है, इतने में ही कोई गेट खोलता है और एसेस बोलती है क्या यहाँ हो क्या रहा है, और उसे खींच कर एसेस को खींच के कोई बाहर फेंकता है। यहाँ पे मिली बोलती है ये माइकल लॉर्ड रूहान यहाँ पे क्या हो रहा है? तो रूहान कहता है दरअसल मैं तुम्हें ले आया हूँ इस प्लान के मास्टर माइंड के पास। और फिर सामने में दिखाया जाता है एरिया और एशर को, और वो बोलती है ऐसे इसकी योर इंपीरियल हाइनेस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और सारे लोग जो थे मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को थे। तो यहाँ पे एशर जो है उससे रूहान से कहता है कि मुझे लगा तुम लेट हो गए हो, तुम वाकई बहुत लेट आए, मुझे लगा तुम इस लड़की के साथ भाग चुकी हो, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम दोनों एक साथ अच्छे कपल दिखते हो। तो रूहान कहता है अब तुम्हें इस वक्त इतने बेकार जोक्स करने की क्या ही ज़रूरत है? खैर छोड़ो इन चीज़ों को, मैं तुम्हारे पास उन पर्सन को ले आया हूँ, अब दिखा भी दो अपना ट्रम्प कार्ड को। और यहाँ पर इस चीज़ को कोई धक्का देके ज़मीन पर गिराता है और सारे लोग जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सारे नोबल्स इनको बांधा क्यों गया है? यहाँ मिली को भी कोई पर्सन खींच के लाता है और कहता है कि यहाँ पर आओ। और मिली को किसी की आवाज़ आती है जो कहते हैं कि वाकई मिली काफ़ी वक्त बाद, और सामने खड़ी थी एरिया और वो कहती है कि मेरी प्यारी छोटी बहन मैंने तुम्हें वाकई काफ़ी याद किया। फिर आगे हमें अगले एपिसोड के स्टार्ट में ऐशर को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम सबको पकड़ा गया है क्योंकि तुम लोगों ने हमारी एम्पायर को बेचने की कोशिश की, तुम लोग गद्दार हो जिसने अपने वतन के साथ मतलब कि बेवफाई की है या गद्दारी की है, अब तुम लोगों को भुगतना होगा। तुम लोग के लिए अक्लमंदाना फैसला यही होगा कि तुम लोग मुझसे रहम की भीख ना ही मांगो, तुम लोग को रियलाइज़ करना होगा कि तुमने क्या गलती की है, और अब तुम लोगों को लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग जान लो आज से तुम्हारी जानें जो है वो तुम्हारी नहीं, अपनी मौत के लिए तैयार रहो। खैर फिर आगे हमें कुछ कैरेजेस दिखाए जाते हैं जिनको देख के लोग कह रहे होते हैं कि ये सब क्या है, कि ये उन लोगों को प्रिजनर्स को ले जाने के लिए है। हमें यकीन नहीं आता, और उनमें एक कैरेज में कैन भी बंद होता है और वो कह रहा होता है कि एरिया तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी की गई व्यवस्था को ऐसे कैसे लौटा सकती हो, तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकती हो? तो एरिया कहती है मुझे यकीन नहीं आता, बाकी मैंने इसके साथ इसको बहुत कम सज़ा दी है, मुझे याद है अभी कुछ देर पहले मुझे कमरे में बंद करने वाला था, ये चीज़ें कैसे भूल सकता है? कह रहा है इसने मुझे फेवर किए वाकई। और फिर यहाँ पर जो वो है इसे है वो कहती है किंग ऑफ फ्लोअर्स है कि तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, तो क्या तुम उसको भूल रहे हो, या तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो भी सील्स उन पे थी वो झूठी थी? तो यहाँ पे जो किंग ऑफ जो रूहान होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स वो सब फेक ही थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन पर असल स्टैम्प्स लगाऊंगा, और क्या मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है भी? तो इस कहती है क्या मतलब, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए हमें बेच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा क्राइम कैसे कर सकते हो? तो विका सामने आता है और कहता है कि मैं वो था जिसने वो सारे जो लेटर्स हैं आपको डिलीवर किया, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो सब स्टैम्प्स उन लेटर्स पे क्राउन प्रिंस ने के कहने पे मैंने लगाई थी, ना कि किंग रोहान ने लगाई थी। ये बात सुनने के बाद एसेस कहती है लॉर्ड वीका तुम वाकई बहुत बदतमीज़ हो, तुम्हारे कहने पे ही मैं इन सब चीज़ों में पड़ी थी। तो वीका कहता है हाँ वाकई मुझे तो हैरानी थी जब आपने मुझ पे इतने अंधाधुंध भरोसा किया, मुझे यकीन नहीं आया आप जैसी बड़ी खातून जो नोबल्स के लीडर हैं वो मुझ पर यकीन कैसे ही कर सकते हैं। लेकिन अफसोस यहाँ पर जो रोहान होता है वो कहता है कि वाकई तुम
गलत बंदे से पंगा ले रही हो एसएस। और यहाँ पर जो एरिया है वो दिल में सोचती है कि वाकई ना ही एमिली ना ही एसएस ये पावर डिजर्व करती थी। मतलब कि इन दोनों में से कोई भी इतना अक्लमंद नहीं है जिसके पास इतनी पावर्स होती है। अगर ये लोग एक कॉमनर होते तो मुझे यकीन है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में रोलते, बस क्योंकि ये नोबल थे इसलिए इनके पास इतनी पावर आ गई। हाँ, लेकिन जो एसएस ने चाल चली थी मतलब कि क्राउन प्रिंस को अपने कब्जे में लेने की, वो अच्छी थी। लेकिन हाँ, ये अपने चाल में कामयाब ना हो पाई और क्राउन प्रिंस जिसको ये लोली मतलब कि गिरी हुई नज़र से देखती थी वो बच गया। और यहाँ पर मतलब कि एसएस जो एरिया जो है वो पुरानी मतलब मेमोरी याद करती है उस दिन की जब वो कैरिज में थी क्राउन प्रिंस के साथ। जो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि आपकी वजह से लेडी एरिया से, वो आपकी वजह से। तो एरिया कहती है मुझे माफ़ करना, आप क्या बोल रहे हो। तो मैंने क्या किया, मतलब कि मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो इस प्लान में इन्वॉल्व भी नहीं थी। तो क्राउन प्रिंस कहता है तुम थी, मतलब कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और तुमने ही उन नोबल्स को गिराया जिसकी वजह से मेरी पावर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकी। तो एरिया कहती है लेकिन वो सिर्फ मैंने अपने रिवेंज के लिए किया था। और फिर दिल में कहती है और इसके अलावा वो तुम थे जिसने मेरी बातों सुनने में इंटरेस्ट दिखाया और तुमने ही मेरी बातों को मतलब कि अपने काम में लाया। तो यहाँ पर जो आयशर है वो उसे बोलता है कि तुमने कहा था कि पुरानी लाइफ में मैंने उससे लेडी से शादी करी थी और अगर मैं इस दफ़ा कामयाब हो गया हूँ तो वाकई ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। उसके बाद जो एरिया है वो बोलती है एसएस से कि लेडी एसएस मुझे माफ़ कीजिएगा, मतलब कि वाकई मुझे यकीन नहीं आता आप जैसी नोबल इस तरह के प्लान में फंस कैसे सकती हैं। आगे एरिया कहती है कि आप मिली और कैन आप लोग मुल्क के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं। जो पीछे लोग खड़े होते हैं वही बात सुन के कहते हैं कि वाकई मुझे यकीन है इन्होंने ही लेडी एरिया को हमेशा फंसाने की कोशिश की है। और सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि इस लड़की को दूर ले जाओ हमारी नज़रों से, ये वाकई बहुत बुरी है, इसने हमारी लेडी एरिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और एरिया जो है वो देखती है रोहान की तरफ और वो कहती है कि मुझे तो इसके अलावा रोहान पे भी शक है। और यहाँ पर रोहान जो है वो वीका से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मेरे ख्याल से उन सील्स में से एक सील जो थी वो असली थी। तो वीका कहता है अब इसके बारे में इतना ऊंचा मत बोलो, कोई सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे अब चलना चाहिए। और यहाँ पर जो एरिया है वो दिल में सोच रही थी कि मुझे लगता है मतलब मुझे लग ही रहा था कि दोनों दोस्त होंगे, लेकिन ये इतने अच्छे दोस्त नहीं लगते। शायद इनको अपना रिलेशनशिप अच्छा करने का मौका मिला ही नहीं होगा ऐशर के साथ। और यही बातें वो उसके साथ सामने सोच रही होती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि ऐशर जो है उसे पसंद नहीं करता, लेकिन रोहान मुझे लगता है वो ऐशर पे ट्रस्ट करता है। अभी वो जो रोहान है वो एरिया की तरफ हाथ हिलाता कहता है लेडी एरिया। इतने में ही जो ऐशर है वो उसके पास आ जाता है बहुत गुस्से में, मतलब आप देख सकते हो उसका कितना गुस्सा आ गया। तो जो रोहान है वो कहता है कि रुको, मैं बस उसका नाम ले रहा था, अब आराम से मतलब मेरी बात तो सुन लो, तुम ये भी नहीं चाहते कि मैं उसका नाम लूँ। तो एरिया जो है दिल में सोच रही थी मतलब कि अभी भी वो उन दोनों को देख रही है लेकिन साथ में अपना सोच भी रही है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि दोनों इतने करीबी दोस्त नहीं है, इतने अच्छे दोस्त नहीं है। तो इतने में ही पीछे से कोई मिली को धक्का देते हुए कहता है कि तुम एक ही जगह खड़ी रहो, तुम इधर उधर मत घूमो, तुम गद्दार हो। और यहाँ पर जो एरिया है वो उसे देखती है और वो कहती है कि वाकई लेडी मिली मुझे तो ये भी खतरनाक लगती हैं। और उसके बाद जो वो कहती है कि मेरे ख्याल से इसको सीधा ही मौत की सज़ा मिलेगी क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, उसके अलावा इसने अपने बाप को धक्का भी दिया। और वो कहती है कि मुझे लगता है अभी ये जिस तरह मुझे देख रही है इसके दिल में सिर्फ यही होगा कि ये मुझे मार डाले। इतने में आयशा पीछे से बोलता है कि लेडी मिली को यहाँ से दूर ले जाओ। तो वो पर्सन कहता है हाँ योर हाइनेस। तो एरिया कहती है आगे बढ़ती है और जाती है मिली की तरफ और कहती है कि लॉर्ड आयशर मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मिली पे तरस खाएं। तो आयशर कहता है क्या वाकई लेडी मिली। और वो कहता है ओ मगर क्यों लेडी एरिया। तो पीछे से जो रूहान है वो भी बोलता है कि रहम मगर क्यों, इस लड़की पे रहम क्यों, तुम ये क्यों कह रही हो। यहाँ पे जो रूहान है वो कहता है कि तुम्हें मालूम है ना इसने अपने बाप को मारने की कोशिश की और तुम क्राउन प्रिंस से चाहती हो कि वो इस पर रहम दिखाए जबकि इसने गद्दारी भी की, क्या पता ये ऐसी और हरकतें आगे फ्यूचर में भी करे। तो एरिया कहती है हाँ मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इसको माफ़ कर दीजिए। तो क्राउन प्रिंस कहता है तुम वाकई बहुत अच्छी हो, तुम वाकई लोगों को माफ़ कर देती हो, भले से इसने तुम्हें फ्रेम करने की कोशिश की हो एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा। तो सारे लोग कहते हैं कि वाकई इसके ऊपर रहम नहीं खाना चाहिए, पता नहीं कि आगे फ्यूचर में क्या ही कर दे। तो एरिया कहती है नहीं ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी छोटी बहन का ख्याल नहीं रखा, मैंने उसको सही से एजुकेट नहीं किया, तुम इसे पनिशमेंट करो, मतलब मैं बस यही कह रही हूँ कि तुम इसकी जगह मुझे पनिश कर दो। तो क्राउन प्रिंस कहता है नहीं मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। तो एरिया कहती है फिर इसका मतलब यही है ये बस बड़ों के मसलों में फंस गई, तो प्लीज़ इसे माफ़ कर दो और इसे जाने दो। तो ऐशे कहता है क्या तुम क्या करना क्या चाह रही हो लेडी, प्लीज़ ऐसा मत कहो। तो अरे कहती है तुम्हें मैं यकीन दिलाती हूँ, मैं इसको अपनी साइड पे रखूँगी, मैं हमेशा इसका मतलब कि अच्छे से इसकी देखभाल करूँगी और मैं इसको फ़र्क सिखाऊँगी अच्छे और बुरे में, मैं इसको एजुकेट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। फिर आगे एरिया जो है वो मिली से कहती है कि मिली मैं तुम्हें एजुकेट करने के लिए अपनी हर पावर का इस्तेमाल करूँगी, मैं तुम्हें अच्छी सी तालीम दूँगी। और मिली कहती है कि वाक़ई ये लड़की चाहती क्या है, ये क्या करना चाह रही है मेरे साथ। ये कहती है और ये सिर्फ तभी मुमकिन है अगर मुझे क्राउन प्रिंस जो है वो परमिशन दे दे। आपका क्या कहना है किंग रोहान। तो वो बोलती है कि क्या कभी लेडी मिली ने आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो बहुत काम की हो। तो रोहान कहता है नहीं लेकिन फिर भी ये
गद्दारी के जो काम थे उनमें इन्वॉल्व तो थी। तो यहाँ पे जो ऐश्वर्या है वो कहता है कि डैडी मैं आपकी बात को समझता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसा करने की कि ये ज़िंदा रह सके और इसके सेंटेंस को कम करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा अगर इसकी जो गलतियाँ हैं वो छोटी हुई तो। एरिया कहती है ठीक है, शुक्रिया आपका योर हाइनेस। और इसके बाद जो मिली है उसको भी उस प्रिजन में बिठा दिया जाता है और उस मतलब उससे पहले वो कुछ कहती है, जो कैरेज है ना वो चल जाता है। तो एरिया ने मतलब कि एरिया ने इसको कुछ कहा होता है, उसने कहा होता है कि प्लीज़ तुमने जो काम किए है उसके बारे में सोचना है जब तुम जेल में कैद हो, ताकि तुम अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। इतने में जो लोग गार्ड है वो पास आता है ऐश्वर्या को, कहता है कि योर हाइनेस आपके जितने भी प्रिजनर्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, तो क्या आप भी अब पैलेस जाना चाहेंगे? तो वो कहता है कि क्या, एक मिनट मुझे उससे बात करनी है। तो फिर वो एरिया के पास आता है, कहता है कि लेडी क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? वो कहती है ऑफ कोर्स लॉर्ड ऐश्वर्या। इतने में पीछे से रोहान बोलता है कि लेडी मैंने भी आज के काम में कंट्रीब्यूट किया है, तो क्या मुझे भी आप लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? आफ्टर ऑल मैं भी लीडरशिप से बात करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही कहता है तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम दूर ही रहो, वरना हमारे जो एनुअल एग्रीमेंट है मैं उसको तोड़ दूंगा। तो जो रोहान है वो कहता है ये लड़का वाकई ये बहुत रूड है, मतलब कि इसको अपने दोस्त से कम से कम ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो विका कहता है वो बेशक आपसे ऐसे बात ना करते अगर ये बात लेडी एरिया के बारे में ना होती। इतने में ही जो एरिया है वो मतलब कि उससे जो आयशर है वो पूछता है कि आपने वो रिक्वेस्ट क्यों की थी, मतलब मिली को बचाने की? तो एरिया कहती है हाँ मैंने तुमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि तुम उसके ऊपर थोड़ा रहम दिखाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसको डेथ पेनल्टी ना मिले। तो आयशर कहता है हाँ मैंने देखा, लेकिन क्यों, मेरे ख्याल से आपको यही चाहिए था एट द एंड। तो एरिया कहती है हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे आखिरकार उसकी मौत ही चाहिए, लेकिन मैं ये बदला अपने हाथों से लेना चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसा दिया। तो ऐश्वर्या कहता है क्या, ओ मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, वाकई मैं आपका बदला लेने का जो चांस था उसे आपके हाथों से जाने दे रहा था। तो एरिया कहती है वाकई एट द एंड ऐश्वर्या को चाहे मेरी नीचे जैसी भी मतलब कि फाइंड हो, मतलब कि जैसे भी मैं उसके सामने आऊँ उसको हमेशा मैं अच्छी लगती हूँ, पता नहीं क्यों ऐश्वर्या हमेशा मेरी बातों को समझ लेता है। थैंक यू लॉर्ड ऐश्वर्या। और उसके बाद यहाँ पर हमें मतलब कि एरिया जो है वो ऐश्वर्या से पूछती है कि आप दोनों किस अग्रीमेंट के बारे में बात करते थे, आपने किंग रोहान से कौन सा अग्रीमेंट साइन किया है? तो ऐश्वर्या कहता है वो अग्रीमेंट वो इतना बड़ी बात नहीं है, मतलब कि वो मेरा दोस्त तो है, लेकिन वो उसने ये इसलिए किया क्योंकि मैंने उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि मैं आगे 50 सालों में जो एम्पायर क्रोआ है उसके साथ अच्छे से रहूँगा, और बस इसी एग्रीमेंट की वजह से उसने मेरी जो मदद की है। इतने में हमें काफ़ी सारे नोबल्स को दिखाया जाता है जो भागते हुए आ रहे होते हैं एक बटलर के पास और कहते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लेटर, इस लेटर में क्या लिखा है? तो यहाँ पर जो बटलर है वो बताता है कि जब इंपीरियल गार्ड्स ने लेडीशिप को लेके मतलब कि हर लेडीशिप को जब वो लेके गए तो हमें ये लेटर जो है उन्होंने दिया। तो वो कहते हैं क्या लेटर, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? उस लेटर में लिखा होता है कि जो मेरा एग्रीमेंट था इस इम्पीरियल फैमिली यानी कि फ्रेडरिक की फैमिली यानी कि इसस की फैमिली के साथ जो मेरा एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो चुका था। बाय द वे एग्रीमेंट में ये था कि अगर इनकी फैमिली की मदद से अगर जो क्रोआ का किंग है उसने इस एम्पायर पे कब्जा कर लिया तो इन लोगों को जो फंड्स मिले हुए हैं उसके अलावा भी फंड्स मिलेंगे जो कि ये दे चुका है। तो ये इसमें क्लेम कर रहा है इस लेटर में कि वो फंड जो है मुझे लौटाए जाएँ, क्योंकि वो जो एम्पायर है अब तक वो मेरे नाम नहीं हुई, मतलब कि वो जंग नहीं हुई और इसमें मैं नाकाम हो गया हूँ। और ये बात सुनते ही सारे जो लोग थे वो कहते क्या वाकई हमें ये पैसे लौटाने होंगे। और सामने हमें दिखाया जाता है सोने का एक तरीके से पहाड़, मतलब कि इन लोगों के पास इतना सोना था। और यहाँ पे जो ये होता है किंग ऑफ क्रोआ होता है वह कहता है वाकई ये लोग बहुत पावरफुल है और ये मेरे लिए नुकसानदेह था। अगर तब क्या होता जब ये लोग मेरी अपनी ही कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेते, अगर इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं क्या करता। वाकई ये अच्छा हुआ कि मैंने इस वक्त रोहान ऐशर का साथ दिया और अपनी कंट्री को बचा लिया। तो यहाँ पर जो विका विका होता है वो कहता है वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया। बाय द वे जो हमारे प्रिंस एशियन है उन्होंने कहा था कि अगर तुमने इन पैसों में से एक भी पैसा ले जाने की कोशिश की तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें भी गद्दारों में शामिल करके सजा दिलाऊंगा। तो होप्स हो कि आप मेरी बात को समझेंगे। तो यहाँ पे जो वो है रोहान है वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं इनमें से कुछ भी ले जाना नहीं चाहता, मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि 50 साल तक जब तक मैं इस एम्पायर का किंग हूँ यहाँ पे कोई जंग नहीं होगी, मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। वैसे ये लड़का वाकई अक्लमंद है। खैर हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कोई जो होता है वो अपने हाथ को टेबल पर टकता हुआ कहता है कि तुम ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम कह रहे हो कि तुम गुनाहगार नहीं हो, तो बताओ कोई सबूत दो। तो ये पर्सन कहता है दरअसल जो मेरी सारी पैसे हैं उसको एम्पायर ने सील कर दिया, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो ये सामने बैठा हुआ पर्सन कहता है कि मैं तुमसे रिश्वत नहीं मांग रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के नाम बताओ जो गद्दार हैं ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, कि ये तुम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे बताया गया है उन लोगों पर जो कि गद्दार नहीं है उनके ऊपर थोड़ा तरस खाऊं। तो प्लीज़ मुझे सच बताओ, ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम बचोगे। हमें पीछे से खिड़की से मतलब कि लेन को दिखाया जाता है जो इन लोगों को देख रहा होता है, और लेन जो है वो किसी रूम की तरफ बढ़ता है जिसमें ऑस्कर बैठा होता है और ऑस्कर को बोलता है बाय द वे ऑस्कर जो है वो सिस्का भाई है और वो ऑस्कर के पास आता है और कहता है कि तुमने जो हमें आइडिया दिया लोगों से इस तरह बातें पुछवाने का, ये वाकई अच्छा था। लोग जो है वो एक दूसरे के जो गुनाह है उन्हें खोल रहे हैं, मतलब कि अब सब पकड़े जाएंगे। बाय द वे मैंने सुना कि जब तुम्हें पकड़ा गया तुम एक कमरे में बंद थे और तुम्हारा नाम उनमें से किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं था, क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपनी बहन के साथ गद्दारी करो? तो ऑस्कर कहता है नहीं, मैं हरगिज़ अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। ये सब बातें जो है एक दूसरे कमरे से ऐशर भी देख रहा था, मतलब लेन और ऑस्कर को।
खैर यहाँ पर जो ऐशर है वो कहता है ऑस्कर फ्रेडरिक वाकई इन्होंने जो इस लड़के ने ना लेडी एरिया की अटेंशन गेन कर ली थी टूल के तौर पे यूज़ होने के लिए, मतलब ये वाकई काम का है। लेकिन मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। अगर तब क्या ये लेडी मेरी मतलब कि लेडी एरिया में इंटरेस्ट दिखाने लग पड़ा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे जहाँ तक मैंने बात सुनी है ये भी मेरी तरह ही था, मतलब कि जैसे मुझे पास्ट लाइफ में यूज़ किया गया था इसे भी इसी तरह इससे जो है वो यूज़ करी थी जैसे कि मुझे एरिया ने बताया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये लड़का एरिया को पसंद करता है, तो मुझे उसके बारे में गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे हमें ऐशर को दिखाया जाता है जो कि उसी मतलब उस जगह की छत पे खड़ा होता है, यहाँ पे सारे लोगों को कैद किया होता है। और यहाँ पर ऐशर जो है वो नीचे देखता है जहाँ पर एरिया होती है, मतलब कि एरिया छतरी के नीचे होती है। और एरिया बोलती है वाकई आज का दिन बहुत अच्छा है बाहर। खैर ये वही दिन है जब इन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, इनके किए की सज़ा जो है अनाउंस होगी। सो यस अभी से इतना पर टुडे होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर देना। और एक और बात बताना चाहती हूँ मैं कि आगे से जितनी भी वीडियोस मतलब कि ऑनवर्ड आने वाली हैं कुछ टाइम तक के लिए, वो सिर्फ मंडे को ही अपलोड होगी। तो प्लीज़ मंडे को मेरी वीडियो देखना मत भूलना, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो भी मतलब मंडे को ही आएगी। और हाँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं नई कॉमिक को एक्सप्लेन करने के लिए। सो मैं बताना चाहूँगी कि मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। और हाँ मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी सर पर हैं और इस वक्त मेरी R&D सीरीज़ चल रही है, तो मुझे कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट कॉमिक कौन सी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ। और बस मुझे मोटिवेट करने के लिए प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहा करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि चैनल की रीच जो है वो बढ़े, क्योंकि व्यूज़ वीडियो पर बहुत कम आ रहे हैं। और यस बस आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।